हेलो एवरीवन, संस्कृत आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लास्ट क्लास में मुद्रास्फीति के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है नेशनल अकाउंटिंग, राष्ट्रीय लेखांकन। और नेशनल अकाउंटिंग के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले हम उसकी एक टॉपिक की लिस्ट देख लेते हैं और उस लिस्ट के अनुसार फिर हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आपको जानकारी के लिए जस्ट मैं हिंट देता हूँ कि आज की जो क्लास है उसमें हम लोग जीडीपी जीएनपी वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो जीडीपी जीएनपी से संबंधित जो भी आपके डाउट होंगे, जैसे एक शब्द हमने बार बार यूज़ किया है क्लास में, आर्थिक समृद्धि, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, ये अभी तक हमने जाना नहीं है, बस शब्द का ही प्रयोग किया था और मैंने कहा था आपसे कि आगे के कक्षाओं में इसका जवाब मिल जाएगा। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसमें उसका जवाब भी आ जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले एक बार टॉपिक की लिस्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय लेखांकन या नेशनल अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय का तात्पर्य, नेशनल इनकम क्या होती है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, और फिर राष्ट्रीय आय की गणना क्यों की जाती है, इसका क्या महत्व है। इसको जब समझेंगे तो साथ में हम ये भी समझ लेंगे कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि दोनों में क्या अंतर और क्या संबंध होता है। हम लोग बार बार आर्थिक समृद्धि वर्ड यूज़ करते थे, कभी कभी आपने देखा होगा अखबारों में, एडिटोरियल में आर्थिक विकास शब्द का यूज़ होता है। तो आखिर दोनों में अंतर और संबंध क्या है, क्या दोनों एक हैं या थोड़ा अंतर है, और है तो क्या है वो। फिर कुछ इससे संबंधित हमें शब्दावलियों को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर लिखा है कि राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणा, इन अवधारणाओं को समझने के क्रम में हम लोग जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी या जो नाम आपने और भी सुने होंगे वो सभी नाम यहाँ पर डिस्कस कर लिए जाएंगे और आपका पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि अखबारों में आप सुनते हो कुछ भी हो, जीडीपी वर्ड तो आता ही रहता है। तो आपको जीडीपी का ऐसा मतलब पता होना चाहिए कि आप जैसे ही वर्ड सुने उसका दिमाग में तुरंत आंसर आ जाए। फिर राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है, कौन कौन सी विधियां हैं, और लास्ट में राष्ट्रीय आय की गणना में कुछ हाल ही में परिवर्तन किया गया है, कुछ अपडेट किया गया है, तो उस अपडेट को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय आय का तात्पर्य एक बार जान लेते हैं, नेशनल इनकम। देखिए जरा राष्ट्रीय आय का तात्पर्य क्या होता है। देखिए जैसा नाम है इसका राष्ट्रीय आय, तो इसके शाब्दिक अर्थ से अगर आप मीनिंग निकालेंगे तो अर्थ बनता है कि पूरे राष्ट्र की आय। राष्ट्रीय आय का मतलब पूरे राष्ट्र की आय है ना। तो अगर हम ऐसे निकालेंगे तो मतलब क्या निकलता है, आप तो इसको अगर अपनी भाषा में कन्वर्ट करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा इसका मतलब सर देश के प्रत्येक व्यक्ति की आय को जोड़ दो, राष्ट्रीय आय बन जाएगा। ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले जो गलती आप कर सकते हैं, बहुत ही सामान्य सी गलती है, उसको मैंने पहले बता दिया है कि राष्ट्रीय आय का मतलब ऐसा नहीं कि राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की आय को जोड़ दें, ऐसा आंसर इसका नहीं होता है। तो क्या होता है उसको समझें। राष्ट्रीय आय की एक लाइन की परिभाषा है और उस परिभाषा को हम बार बार यूज़ करेंगे तो पूरा टॉपिक उसी परिभाषा पर चलता रहेगा। एक वित्तीय वर्ष, अब चूंकि भारत के लिए वित्तीय वर्ष भारत सरकार कौन सा मानती है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन हो रहा है। किसका उत्पादन? वस्तु और सेवाओं का। जितना भी उत्पादन हुआ उस उत्पादन का जो मूल्य निकल के आएगा उस मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखिए यहाँ पे समझना, एक वित्तीय वर्ष में जितना भी प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन किसका होता है? या तो प्रोडक्शन होता है गुड्स का, वस्तुओं का, या फिर सेवाओं का। इन दोनों के उत्पादन का जो कुल मूल्य होगा, मौद्रिक मूल्य, उस टोटल मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। नेशनल इनकम शॉर्ट में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एनआई मतलब नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय। अब पढ़ते हैं परिभाषा एक बार, और आप देखेंगे इस पूरी चैप्टर में, पूरी इस टॉपिक में मैं इसी परिभाषा का बार बार प्रयोग करता रहूँगा। और जैसा भी आपका डाउट हो, जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो सकते हैं या जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, जो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, सब का आंसर उससे मिल जाता है। तो क्या परिभाषा? एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। मैं बार बार इस परिभाषा में करेक्शन करता रहूँगा और उसी परिभाषा को ही पढ़ना है। मेरे ख्याल से इस पूरे चैप्टर में आपको ये परिभाषा ही समझते रहना है, तो उसको करेक्शन करते रहेंगे। एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। यहाँ पे ध्यान देना, मैंने लिखा मौद्रिक मूल्य, नैतिक मूल्य नहीं। जैसे
आप यदि किसी व्यक्ति को दवा दे रहे हैं तो दवा का एक अपना नैतिक मूल्य हो सकता है कि दवा से आप उस व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं, नैतिक आधार पर आपकी जिम्मेदारी बनती थी, तो उसका नैतिक मूल्य है। हमारे समाज में कुछ वस्तुएं ऐसी मानी जाती है जिनका नैतिक मूल्य बहुत कम है या उनको नैतिकता की दृष्टि से खराब माना जाता है, परंतु इकोनॉमी में इससे कोई लेना देना नहीं है। हम उस वस्तु के मौद्रिक मूल्य पर बात करेंगे, उसका नैतिक मूल्य क्या है, सामाजिक मूल्य क्या है, उससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान रखें, चूँकि इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था अर्थात अर्थ का यहाँ पे बात हो रही, मुद्रा की बात हो रही। तो एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब एक वर्ष कौन सा, तो इसका जवाब आ गया, एक वर्ष कौन सा, वित्तीय वर्ष। अब परिभाषा फिर से चेंज करते, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको हम आंसर निकालेंगे। एक क्वेश्चन आपके मन में बनेगा, सर ये उत्पादन कहाँ हो रहा है, कहाँ उत्पादन, और ये उत्पादन किसके द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये वस्तुएं कौन सी हैं, कौन सी वस्तुओं का उत्पादन की बात चल रही है, क्योंकि वस्तुओं के कुछ प्रकार होते हैं जो भी हम जानेंगे। फिर क्वेश्चन बनता है कि ये जो उत्पादन होगा, इस उत्पादन में कौन भाग ले रहे हैं, किन के द्वारा ये उत्पादन हो रहा है, क्या इसमें केवल भारतीय व्यक्तियों के द्वारा उत्पादन शामिल होता है या विदेशियों द्वारा या कुछ और, तो ये किन के द्वारा उत्पादन है, किस देश में उत्पादन हो रहा है, उस देश की सीमा कौन सी है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस के यहाँ पे जवाब मिलेंगे। जब यहाँ पे मौद्रिक मूल्य की बात करते हैं तो मौद्रिक मूल्य भी दो प्रकार के हो सकते हैं, तो उसमें भी आगे पढ़ेंगे। तो दूसरे शब्दों में फिर से लाइन रिपीट कर रहा हूँ कि हम पूरी इस परिभाषा को डीपली पढ़ते रहेंगे और हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। अब मैं बार बार इस परिभाषा का प्रयोग करूँगा, तो चूँकि एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ और इसको आंसर निकालना शुरू करते हैं। एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें करेक्शन करते हैं। करेक्शन क्या है कि पहला क्वेश्चन बनता है ये वस्तुएं कौन सी हैं। तो अर्थशास्त्र में वस्तुएं दो प्रकार की मानी गई हैं। कौन कौन सी वस्तुएं, तो एक बार समझ लेते हैं। वस्तुएं, गुड्स, दो प्रकार की हैं। एक को हम कहते हैं अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु, फाइनल गुड्स, और दूसरे का नाम होता है मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु। मैं इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक आयरन की रॉड है, इस आयरन की रॉड की वैल्यू है, मैंने माना 50 रुपये। ठीक है, भारत में उत्पादन हुआ आयरन की रॉड का 50 रुपये। इस आयरन की रॉड से मान लेते हैं कि एक बॉक्स बना दिया गया और उस बॉक्स की वैल्यू मैंने मान ली सपोज 120 रुपये। बॉक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी ना, क्योंकि लेबर कॉस्ट उसमें जुड़ जाएगा। और फिर इस बॉक्स को किसी कार में इसको फिट कर दिया गया और मैंने माना कि उस कार की वैल्यू है 5 लाख रुपए। ठीक, हमसे किसी ने पूछा भारत में राष्ट्रीय आय कितनी है, राष्ट्रीय आय बताइए। अब राष्ट्रीय आय की परिभाषा, एक बार परिभाषा याद करें, अभी अभी बताई थी परिभाषा कि उत्पादन, जितना भी उत्पादन हो, चाहे वो वस्तुओं का हो या सेवा का हो, उसका कुल मूल्य जोड़ लो, जो भी मूल्य निकल के आएगा वो राष्ट्रीय आय। हमारे देश में एक वर्ष में उत्पादन हुआ है आयरन की रॉड का, बॉक्स का और कार का, तो तीनों का मूल्य जोड़ देते हैं और आंसर आ जाएगा कि राष्ट्रीय आय कितनी। तो मैंने तीनों का मूल्य जोड़ा, 5 लाख, 120 और 50, यानी 5,170,000 रुपये राष्ट्रीय आय आ रही है। अब आप गौर से देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा सर ये तो गलत है। गलती क्या है कि जब हम बॉक्स की वैल्यू 120 बोलते हैं तो उसमें आयरन रॉड की वैल्यू जुड़ी हुई है। जब हम कार की वैल्यू 5 लाख बोलते हैं तो उसमें बॉक्स की वैल्यू भी जुड़ी हुई है। सही है, इसका तात्पर्य है कि आपको सीधी कार की वैल्यू ही माननी चाहिए। अगर आप कार, बॉक्स और आयरन रॉड तीनों की वैल्यू जोड़ेंगे तो फिर इसमें गणना में रिपीटेशन होगा, दोहराव होगा। समझ पा रहे हैं, क्योंकि इस बॉक्स में 50 जुड़ा हुआ है और अगर हम तीनों को जोड़ दें तो बॉक्स, ये जो आयरन रॉड की वैल्यू 50 एक बार, 2 बार और यहाँ 3 बार जुड़ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। जब एक कार का जो शॉपकीपर है, जो डीलर है, वो आपको जब कार बेच रहा है तो उसमें उसने बॉक्स के, आयरन रॉड के सबके पैसे जोड़ लिए हैं। तो हमें गणना में रिपीटेशन नहीं करना है, इसलिए हमें कौन सी वस्तु की कीमत जोड़नी है, केवल अंतिम वस्तु। मध्यवर्ती वस्तुओं को यहाँ पे गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु की परिभाषा अगर बनानी हो तो देखो इससे परिभाषा बना रहा हूँ। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग आगे किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में किया जा सकता है। जैसे बॉक्स यहाँ पर मध्यवर्ती वस्तु है।
अंतिम वस्तु वह होती है जिसका आगे उत्पादन में प्रयोग नहीं किया जाएगा, अब उसका उपभोग किया जाएगा किसी कंज्यूमर के द्वारा, तो वो अंतिम वस्तु। तो कार को अब आगे ऐसा नहीं कि कार को हवाई जहाज में फिट कर देंगे, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। अब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभी कि बॉक्स को डायरेक्ट यूज़ कर लिया जाए। बिल्कुल, अगर एक दुकानदार बॉक्स बेच रहा है और कंज्यूमर उस बॉक्स को जाके घर पे यूज़ कर रहा है तो बॉक्स वहाँ पर अंतिम वस्तु बन जाएगा। इसका अर्थ है कि परिस्थितियों के अनुसार उस वस्तु को अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में शामिल किया जाएगा, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं है कि बॉक्स कार में ही फिट हो, और हमेशा ऐसा भी नहीं होगा कि बॉक्स को एज इट इज़ ही सेल कर दिया जाए। तो जैसा उसको सेल किया जा रहा है उसके हिसाब से सरकार को जानकारी प्राप्त होती है। तो ध्यान दें, वस्तुएं कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। अब आप बताइए, राष्ट्रीय आय की परिभाषा हम पढ़ रहे थे, और राष्ट्रीय आय की परिभाषा ये देखिए, परिभाषा एक वर्ष में उत्पादित कौन सी वस्तु, तो यहाँ पर आना चाहिए अंतिम वस्तु, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल करने से कैलकुलेशन में रिपीटेशन आएगी, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करना चाहिए। एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्लियर है? उन केवल और केवल फाइनल गुड्स को शामिल यहाँ पर करेंगे। अब फाइनल गुड्स क्यों शामिल करेंगे, मैंने आपको जवाब दे दिया है। और उसका एक दूसरा उद्देश्य ये भी बनता है कि अंतिम वस्तु जब बन जाती है, जो हमने अभी एग्जांपल लिया कार वाला, जब अंतिम वस्तु बन जाती है तो उससे ये भी पता चल जाता है कि कितना रोजगार सृजन हुआ, है ना, कितना रोजगार सृजन हुआ, क्योंकि अंतिम वस्तु के उत्पादन में कुछ ना कुछ रोजगार तो सृजित हुआ ही होगा, कुछ ना कुछ आय सृजित हुई होगी। तो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब जो हम बात कर रहे थे कि वस्तुएं 2 प्रकार की, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु, अंतिम वस्तु का आगे भी डिवीजन किया जा सकता है, तो उसको भी ज़रा एक बार देख लेते हैं, आगे डिवीजन कैसे कर सकते हैं। देखें, इस चार्ट से हम समझ सकते हैं, वस्तुएं 2 प्रकार की, अंतिम वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु। दूसरा, अंतिम वस्तुओं को फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पूंजीगत वस्तु और उपभोग वस्तु। इंग्लिश वर्ड भी आप लोग ध्यान दें, मैं आपको साथ साथ इंग्लिश वर्ड बताता रहूँगा, काम आते हैं एग्जाम में कभी कभी। ये है कैपिटल गुड्स और उधर है कंजम्पशन गुड्स। उपभोग वस्तु को कंजम्पशन गुड्स कहते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं। कैपिटल गुड्स या पूंजीगत वस्तुएं वे होती हैं जिनका आगे उत्पादन बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है, आगे उनसे और उत्पादन किया जा सकता है। तो आप कहेंगे सर वो तो मध्यवर्ती वस्तु थी। नहीं, मध्यवर्ती वस्तु तो एज इट इज वस्तु यूज हो जाती है। आयरन रॉड से बॉक्स बना तो आयरन रॉड हुई मध्यवर्ती वस्तु। लेकिन अगर मैं एग्जांपल पूछूं आपसे, मशीन, कोई मशीन है या कोई टूल्स है, तो उस मशीन को हम पूंजीगत वस्तु कहते हैं, क्योंकि उस मशीन का प्रयोग करके उत्पादन की गति को और बढ़ाया जा सकता है, उत्पादन की रफ्तार और तेज हो जाएगी। तो पूंजीगत वस्तुएं वे होती हैं जिनका प्रयोग करके उत्पादन को और तेज़ी से और ज़्यादा किया जा सकता है और उत्पादन का विस्तार किया जा सकता है, उन्हें हम कैपिटल गुड्स या पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। क्लियर हुआ? जैसे किसी दुकानदार के पास, किसी मैकेनिक के पास टूल्स हैं, औजार हैं उसके, तो उसके औजार उसकी पूंजी है ना। आप किसी अगर कार मैकेनिक या फिर बाइक मैकेनिक के पास गए, आपने कहा भैया तुम्हारा औजार दे दो, तो क्या बोलता है, भाई साहब औजार ही ले जाओगे तो फिर हम कमाएंगे क्या? उससे आप 20-50 रुपये ले लोगे तो वो कहेगा कोई बात नहीं, हम 20-50 कमा लेंगे। और लेकिन आपने उसके औजार ले लिए तो उसकी पूंजी ले ली है। आम भाषा में उसको पूंजी बोलता है, पूरा वर्ड है वो उसकी पूंजीगत वस्तु है। ध्यान रखेंगे हम इन शब्दों का, क्योंकि अगली जब यूनिट स्टार्ट होगी एक्सटर्नल सेक्टर वाली, तो उसमें फिर मैं इन शब्दों का यूज़ करूँगा। बजट में भी फिर ये शब्द यूज़ होंगे। और जैसा मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा हुआ है कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने के लिए शब्दों की नॉलेज होनी चाहिए। तो पूंजीगत वस्तु क्लियर है। जैसे ये बोर्ड मेरे लिए पूंजीगत वस्तु है, ये मेरे लिए कैपिटल गुड्स है, इसका प्रयोग करके मैं और ज़्यादा उत्पादन कर सकता हूँ, जो दूर दराज में बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ा सकता हूँ। तो ये एक कैपिटल है हमारी, है ना। आगे बात करते हैं उपभोग वस्तु यानी कंजम्पशन गुड्स। सामान्य आंसर इसका तो बिल्कुल आसान है, वे वस्तुएं जिनका उपभोक्ता द्वारा उपभोग किया जाता है। आप सभी उपभोक्ता हैं, मैं भी उपभोक्ता हूँ। हम लोग अपने जीवन में जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं उन्हें उपभोग वस्तुएं कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक सामान्य उपभोग वस्तु, दूसरा टिकाऊ उपभोग वस्तु। सामान्य उपभोग वस्तु का मतलब है वे वस्तुएं जिनका जीवन काल कम होता है। जैसे आप सब्जियां खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, आज आपको उपभोग करना है, बाजार में गए, आज ही खरीद लिया और आज या 1-2 दिन में उनका
जीवन काल समाप्त हो गया, फिर आप नए वस्तु खरीद के लाएंगे। लेकिन कुछ टिकाऊ उपभोग वस्तुएं होती हैं, यानी आप उनका उपभोग तो कर रहे हैं लेकिन वो ड्यूरेबल हैं, टिकाऊ हैं। जैसे है टीवी, फ्रिज। आप लोग घर में टीवी डेली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि डेली खरीद के लाना पड़ता हो। आप सोच रहे होंगे सर ये तो बड़ी मुश्किल हो जाता है, अगर डेली खरीदना पड़ता है शायद मिलता ही ना, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो उनका एक लंबा जीवन काल होता है, उन्हें हम टिकाऊ उपभोग वस्तुएं कहते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। जैसे आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, डेली नहीं खरीदना पड़ता, खाते थोड़ी हैं भाई, है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप नहीं खाते होंगे, तो आप जो टूथपेस्ट है या ऐसी जो चीज़ें हैं उनको हम कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, लंबे समय तक चलने वाली कंज्यूमरेबल आइटम्स हैं वो। तो वस्तुएं दो प्रकार की, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा में कौन सी वस्तु यूज होगी, अंतिम वस्तु, अर्थात ये सारी वस्तुएं राष्ट्रीय आय में शामिल हैं। अब फिर से परिभाषा याद करें, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित जितना उत्पादन होगा वस्तुओं का उनको शामिल करेंगे, है ना। कौन सी वस्तुएं, केवल और केवल अंतिम वस्तुएं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी परिभाषा को मैं बार बार पढ़ाता रहूँगा। तो अब ये तो क्लियर हो गया वर्ष कौन सा है, वित्तीय वर्ष है। ये भी क्लियर हो गया वस्तुएं कौन सी है, अंतिम वस्तुएं हैं। अंतिम वस्तु का मतलब हम समझ गए। अब क्वेश्चन बनता है कि उत्पादन कहाँ हो रहा है, किन के द्वारा हो रहा है, मौद्रिक मूल्य जो बात कर रहे थे कौन सा मौद्रिक मूल्य है। उनको समझने के लिए सबसे पहले दो यहाँ पे शब्द जान लेते हैं। एक है कारक आय, कारक आय, इंग्लिश वर्ड फैक्टर इनकम, और दूसरा एक शब्द है हस्तांतरण आय, ट्रांसफर इनकम, हस्तांतरण आय या ट्रांसफर इनकम। इन दोनों शब्दों को जाने तो फिर परिभाषा और थोड़ी सी करेक्ट हो जाएगी। देखिए, राष्ट्रीय आय की परिभाषा में बात कर रहे थे कि उत्पादन, उत्पादन किसका, वस्तु और सेवाओं का, उनका कुल मौद्रिक मूल्य, यही तो बात हो रही थी। और उत्पादन कब हो रहा है, एक वित्तीय वर्ष में। तब आप ये सोचें उत्पादन करता कौन है, तो उत्पादन किन के द्वारा होगा, संसाधनों के द्वारा। हमने शुरू की क्लासेस में पढ़ा हुआ यूनिट 1 में, उत्पादन करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। और कितने संसाधनों की आवश्यकता होती है, तो मुख्य रूप से 4 संसाधन है। याद आ रहे होंगे आपको 4 संसाधन कौन से, और मैंने कहा था वो क्लास वेस्ट नहीं जाएगी, इसी तरह से सारी क्लासेस काम आती रहेंगी। तो उत्पादन करने के लिए 4 संसाधन चाहिए। कौन कौन से 4 संसाधन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। 4 संसाधनों की आवश्यकता होती है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। अब आप ये बताइए, जब चारों संसाधन मिलकर के उत्पादन करेंगे, चाहे वो किसी वस्तु का हो या सेवा का, तो चारों को कुछ ना कुछ आय भी तो प्राप्त होगी। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप श्रम को लेके समझ सकते हैं, क्योंकि श्रम सजीव है, आप भी श्रम है। तो आप देखें, अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं नौकरी करने, वहाँ आपने किसी वस्तु का उत्पादन किया या किसी सेवा का उत्पादन किया, तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, मेहनताना, पारिश्रमिक। वो आपकी आय है। किसकी आय है, वो श्रम की। और श्रम को आय के रूप में पारिश्रमिक या मजदूरी प्राप्त हो जाती है। जैसे श्रम को आय प्राप्त हुई, इसी तरह से भूमि, पूंजी और उद्यमशीलता, इन चारों को कुछ ना कुछ आय प्राप्त होती है। मैंने आपको बता रखी है, ये भी यूनिट 1 में ही पढ़ा रखा है कि भूमि को किराया प्राप्त होगा, पूंजी पर ब्याज मिलेगा, और उद्यमी जो रिस्क ले रहा है उसको लाभ होगा। तो चारों को जो आय प्राप्त होती है इसे हम कहते हैं कारक आय। ये जो पूरा वर्ड है कारक आय, क्योंकि जब मैंने शब्द बोला 4 संसाधन हैं, वहाँ पर मैंने ये भी बताया था इनको संसाधन भी कहते हैं और पर्यायवाची के रूप में इनको कारक भी कहते हैं। अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने के लिए 4 कारकों की आवश्यकता है। चारों कारकों को उत्पादन के परिणाम स्वरूप, गौर करें इस बात पर, उत्पादन के परिणाम स्वरूप जो आय प्राप्त होगी उसे कारक आय कहेंगे। कब आय मिली, जब आपने उत्पादन किया। अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करने गए लेकिन आपने कोई काम नहीं किया तो आपको आय प्राप्त नहीं होगी। तो उत्पादन के बाद जो आय प्राप्त हो रही है उसे फैक्टर इनकम या कारक आय कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे अब कारक आय हम किसे कह रहे हैं। और दूसरा शब्द है हस्तांतरण आय। हस्तांतरण आय उत्पादन का परिणाम नहीं है, उत्पादन के बाद प्राप्त नहीं होता ये, अर्थात बिना उत्पादन के ही आय प्राप्त हो जाती है। आप सोच रहे होंगे सर ये बहुत बढ़िया है, उसमें तो मेहनत करनी पड़ रही। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बढ़िया नहीं है ना। ये बहुत कम होती है, और ना ही मिले आपको तो अच्छा, आप मानो कि आपको फैक्टर इनकम ही मिले।
वह आय, वह मौद्रिक राशि जो उत्पादन का परिणाम नहीं है, बिना उत्पादन के किसी नागरिक को या किसी कारक को आय प्राप्त हो रही है, बिना उत्पादन के। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, बेरोजगारी भत्ता। अब आप समझ रहे होंगे सर सही कह रहे हैं, ये नहीं चाहिए, हमें तो रोजगार ही मिल जाए वही ज़्यादा बेटर है। बेरोजगारी भत्ता, एक व्यक्ति बेरोजगार है, उसने कोई कार्य नहीं किया, कोई उत्पादन कार्य नहीं किया, और सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से उसको कुछ भत्ता दे दिया गया, 2000, 3000 या 1000 रुपये। तो आप ये बताइए, क्या उसने कोई उत्पादन किया? नहीं, उत्पादन का परिणाम नहीं है, और बिना उत्पादन के आय प्राप्त हो रही है, तो इसका नाम हस्तांतरण आय। इसी प्रकार और देखें, जैसे किसी विधवा महिला को अगर पेंशन मिल गई है, मैंने बोला उसका नाम विधवा पेंशन, तो उसने कोई उत्पादन कार्य में भाग नहीं लिया है, लेकिन उसको सरकार की तरफ से कुछ राशि दी गई है, तो ये विधवा पेंशन हस्तांतरण आय मानी जाएगी। अब हम बात करें राष्ट्रीय आय की, एक बार परिभाषा देखते हैं। एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु, फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। यहाँ चूँकि उत्पादन का मूल्य है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि कारक आय इस राष्ट्रीय आय में शामिल होती है, हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रीलिम्स के हिसाब से स्टेटमेंट बन के आ सकता है, लेकिन कारण जाने रटे नहीं है ना। राष्ट्रीय आय कहती है परिभाषा कि उत्पादन का परिणाम होना चाहिए, तो उत्पादन का परिणाम तो कौन सी आय है? कारक आय। तो हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? कारण क्या है? क्योंकि राष्ट्रीय आय की परिभाषा में उत्पादन से संबंधित गतिविधियाँ हैं, और यहाँ जो राशि है वो उत्पादन का परिणाम नहीं है। और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, जैसे बच्चों को मिलती है पॉकेट मनी या जेब खर्ची, वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो हस्तांतरण आय है। आपको सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति मिल गई, आपने स्कूल में कॉलेज में अच्छे मार्क्स लेके आए, आपको छात्रवृत्ति मिली, उत्पादन नहीं किया आपने, कोई ध्यान रखें इस बात को, आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की, उसकी वजह से आपको प्रमोट किया गया, प्रोत्साहित किया गया छात्रवृत्ति दे करके, लेकिन कुछ भी ऐसा कार्य आपने प्रोडक्शन वाला नहीं किया है जिसकी वजह से आपको पैसे मिले हो, तो वो भी हस्तांतरण आय है। तो हस्तांतरण आय के बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल रटने नहीं, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं हो सकती। कॉन्सेप्ट को पढ़ें कि वह आय जो बिना किसी उत्पादन के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो गई है, हस्तांतरण की गई है केवल। यहाँ पर कारकों को आय प्राप्त हुई है क्योंकि कारकों ने उत्पादन प्रक्रिया में भाग लिया है। तो राष्ट्रीय आय में कारक आय शामिल होती है, हस्तांतरण आय राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ी जाती है। क्लियर हुआ? और यही कारण है, अगर आप समझ पा रहे हो, तो मैंने जहाँ से पढ़ाना शुरू किया मैंने कहा था राष्ट्रीय आय का मतलब प्रत्येक नागरिक को मिलने वाली आय नहीं है। अब आप सोचिए किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिला है, अगर आप उस राष्ट्रीय आय का शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो बेरोजगारी भत्ता राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाएगा, विधवा पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसका एक कारण और भी बन सकता है, क्योंकि इसकी रिपीटेशन हो जाएगी, सरकार ही ट्रांसफ़र कर रही है, 2 बार गिना जाएगा। पहले सरकार के खाते में गिन लिया, फिर अब उस व्यक्ति और उस महिला के खाते में गिना जाएगा, तो फिर रिपीटेशन हो जाएगी। तो केवल और केवल कारक आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, हस्तांतरण आय को नहीं। और अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात जानी थी कि अंतिम वस्तुओं को ही राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल करते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं, क्योंकि वहाँ भी दोहराव या रिपीटेशन होती है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना क्यों की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना करने का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, कि राष्ट्रीय आय की गणना से कोई लाभ है क्या? तो अगर आप राष्ट्रीय आय का मतलब समझ गए तो आपको इसका महत्व समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारे देश में या किसी भी देश में आर्थिक गतिविधियाँ किस प्रकार से कार्य कर रही हैं, आर्थिक गतिविधियाँ कैसी चल रही हैं, इसकी जानकारी राष्ट्रीय आय से ही मिलेगी। राष्ट्रीय आय ही बता पाएगी कि आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, घट रही हैं। अगर देश में राष्ट्रीय आय घट जाए, इमेजिन करें आप, अब राष्ट्रीय आय की परिभाषा जानते हैं तभी आगे का हिस्सा समझ में आएगा। राष्ट्रीय आय अगर बढ़ रही है, कब बढ़ेगी? जब उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि उत्पादन का ही तो मूल्य था। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय अगर बढ़ रही है, इसका मतलब है कि देश में आर्थिक गतिविधियों का संचालन बढ़ रहा है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा है। तो राष्ट्रीय आय की गणना से हमें आर्थिक गतिविधियों की जानकारी मिल गई कि आर्थिक गतिविधियाँ कैसा चल रही हैं, कहीं आर्थिक गतिविधियाँ ज़्यादा हैं, कम हैं, क्या स्टेटस है, उसकी जानकारी हमें राष्ट्रीय आय से मिल जाती है।
एक इसी साथ साथ एक चीज़ और, अगर हमने राष्ट्रीय आय की गणना कर ली तो हम दूसरे देशों के साथ, यानी कहें कि इंटरनेशनल लेवल पर हम इकोनॉमी का कंपैरिजन कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था और दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना कर सकते हैं यदि हम राष्ट्रीय आय की गणना कर लेते हैं तो। भारत की राष्ट्रीय आय मान लो 100 रुपये, एग्जाम्पल लेते हैं कुछ भी, और दूसरे देश की राष्ट्रीय आय मान ली हमने 120 रुपये, तो हम बता पाएंगे ना कि भारत उससे थोड़ा सा पीछे चल रहा है। लेकिन हम कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे तो समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए राष्ट्रीय आय की गणना करनी जरूरी होती है। तीसरा, अर्थव्यवस्था में कितने संरचनात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। संरचनात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंज कितने। स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब कृषि क्षेत्र की स्थिति कैसी चल रही है, संरचना की बात हो रही है। कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों में क्या परिवर्तन आ रहा है, इसकी जानकारी तभी मिलेगी जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे और उसमें पता चल रहा होगा कि उत्पादन किस क्षेत्र में कितना बढ़ रहा है। समझ रहे? जैसे आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के समय भारत में सेवा क्षेत्र की भूमिका ना के बराबर थी, और आज के समय में हम देख रहे हैं सेवा क्षेत्र सर्वाधिक भूमिका निभा रहा है। तो किस क्षेत्र की कितनी भूमिका, अर्थात अर्थव्यवस्था की संरचना में क्या परिवर्तन आया, इसकी जानकारी के लिए पहले हमें राष्ट्रीय आय की गणना करनी पड़ती है। फिर हमें पता चलता है कि स्ट्रक्चरल चेंज कैसे हैं, क्या वो चेंज सही हैं या उनमें कुछ और बदलाव करना है। एक और चीज़ जोड़ देते हैं, संसाधनों का दोहन कितना हो रहा है। संसाधनों का प्रयोग, या अगर शुद्ध हिंदी में बोलें तो दोहन, कितना दोहन किया जा रहा है। अब दोहन कब होता है, जब उत्पादन होगा। अगर उत्पादन बढ़ रहा होगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ रही होगी, और राष्ट्रीय आय की गणना करने से हमें पता चला, जैसे ही पता चला कि राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, अर्थात देश में संसाधनों का दोहन बढ़ रहा है। और मैंने आपको यूनिट 1 में पढ़ा रखा है विकसित, विकासशील और अल्प विकसित देश, और वहाँ बताया था कि जैसे जैसे देश के विकास का क्रम आगे बढ़ेगा, संसाधनों का दोहन और अपनी चरम अवस्था पर पहुँचता जाएगा, है ना। अधिकतम दोहन, उच्चतम, ऑप्टिमम यूज हम रिसोर्सेज का कर रहे होंगे, तो संसाधनों का दोहन बढ़ रहा है या नहीं, और बढ़ रहा है तो किस दिशा में जा रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम राष्ट्रीय आय की गणना कर लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना करना बहुत ज़रूरी है। नागरिकों के कल्याण का स्तर कैसा है, सरकार नागरिकों का कितना कल्याण कर पा रही है, किस दिशा में वो जा रहा है, सामाजिक कल्याण, आर्थिक कल्याण का स्टेटस क्या है, सरकार द्वारा क्या क्या लोगों को सहायताएं दी जा रही हैं, क्या और करना बाकी है, कैसी नीतियां भविष्य में बनानी चाहिए। इन सब पर गहन चिंतन करने के लिए पहले हमें वर्तमान स्थिति को जानना चाहिए, और वर्तमान स्थिति जानने का मतलब हमें पहले राष्ट्रीय आय का आकलन कर लेना चाहिए। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि अभी राष्ट्रीय आय में ये कमियां हैं। मान लो कृषि क्षेत्र में उत्पादन घट गया, एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन घटा, राष्ट्रीय आय में कुछ कमी आई पहले की तुलना में, तो सरकार ये जान पाएगी कि अब हमें कृषि क्षेत्र के लिए उपाय करने होंगे ताकि किसानों का अधिकतम कल्याण किया जा सके। तो सरकार को अपनी नीतियां बनाने में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का प्रयोग करना होता है, समझ रहे। और राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के प्रयोग के बाद ही हम कह सकते हैं कि एक ठोस और दूरगामी नीति बन पाएगी। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये पूरे पॉइंट समझने हो या आगे इस पूरे टॉपिक को जानना हो तो बार बार मैं राष्ट्रीय आय शब्द यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आप इसकी परिभाषा जान गए हैं, परिभाषा क्या थी, उत्पादन कितने वर्ष का, एक वित्तीय वर्ष का, किसका उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं का, और उनका अंतिम मूल्य, मौद्रिक मूल्य। तो जो हम बार बार परिभाषा पढ़ रहे थे, देखें, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, ये कब बढ़ेगी, तो उत्पादन के कारण। किसका उत्पादन, अंतिम वस्तु और सेवाओं का। तो हम लोग अब ये जान गए हैं कि राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है, क्यों राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय आय बढ़ेगी कैसे, या इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उससे भी पहले एक और चीज़ मैं साथ साथ बता देता हूँ कि राष्ट्रीय आय में नेशनल इनकम, यदि इसको देश की जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाए, राष्ट्रीय आय की जो नंबर आएगा देश की कुल जनसंख्या से अगर डिवाइड करें तो जो आंकड़ा मिलेगा उसे बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय।
और किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सूचक पर कैपिटा इनकम होता है। आर्थिक समृद्धि की जानकारी कहाँ से मिलती है? पर कैपिटा इनकम से। अगर हम देख रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय देश में बढ़ रही है तो हम बोल पाएंगे इकोनॉमिक ग्रोथ में वृद्धि हो रही। तो हम जो बार बार ग्रोथ शब्द का प्रयोग करते रहते थे, यहाँ से आपको उसका जवाब मिल जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, कब बढ़ेगी? जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। और प्रति व्यक्ति आय कब बढ़ेगी? जब राष्ट्रीय आय बढ़ रही होगी। क्लियर? तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय, इंग्लिश में पर कैपिटा इनकम, और पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होना ये जानकारी देता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो मेरे ख्याल से अगर आप दूसरे शब्दों में बोलना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना जरूरी है। ये एक पैमाना है आर्थिक समृद्धि के मापन का, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग किया जाता है कि भारत में ग्रोथ कितनी, अमेरिका में ग्रोथ कितनी। अब इसके कैसे कैलकुलेशन होती है वो बाद में समझाऊंगा आपको, लेकिन मापन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होता है, यानी ग्रोथ के आधार पर। ग्रोथ का मापन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। अब क्वेश्चन समझना है कि ग्रोथ बढ़ेगी कैसे, है ना? ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे इकोनॉमी के लिए। ग्रोथ कैसे बढ़ेगी? तो इधर देखें, ग्रोथ कैसे बढ़ेगी? जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही होगी तो हम क्या पाएंगे? ग्रोथ बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ेगी? जब राष्ट्रीय आय बढ़ जाए। और राष्ट्रीय आय बढ़ जाए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा को याद करें। राष्ट्रीय आय की परिभाषा कहती है कि यदि उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ जाए तो राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी। उत्पादन किसका है? वस्तुओं और सेवाओं का। अब आप ये सोचें उत्पादन बढ़ता कब है? तो उत्पादन कब बढ़ेगा? जब निवेशक निवेश बढ़ाएगा। निवेश दर अगर बढ़ जाए इकोनॉमी में तो उत्पादन भी बढ़ने लगेगा। ठीक है? और निवेशक निवेश तभी कर पाएगा जब उसके पास पहले से कुछ राशि बचत में रूप में बची होगी। तो यदि देश में बचत दर बढ़ जाए तो हम कह पा रहे हैं बचत दर बढ़ेगी तो निवेश दर बढ़ जाएगी, निवेश दर बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से राष्ट्रीय आय बढ़ सकती है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ेगी प्रति व्यक्ति आय, वो सिंबल होगा ग्रोथ का। अर्थात आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है तो आपको देश में बचत दर को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? अब इससे बहुत सारी चीजें निकालेंगे और देखें। निवेशक के पास हो सकता है निवेश करने की क्षमता हो लेकिन वो निवेश ना कर रहा हो। पिछले क्लास में हमने पढ़ा हुआ तरलता जाल, है ना? जब निवेशक को निवेश पर लाभ कम होने की संभावना हो तो शायद वो निवेश नहीं करेगा। तो निवेशक निवेश नहीं कर रहा है, उसको मोटिवेट करना है, तो अर्थात आपको व्यापार सुगमता से संबंधित कुछ उपाय करने होंगे। देश में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपने इंग्लिश में सुना होगा, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो व्यापार सुगमता बढ़ाओगे तो निवेशक निवेश करेगा। उसके अलावा अगर देश में व्यापार सुगमता में साथ साथ में लिंक कर रहा हूँ यहाँ पर कि आप ऐसा कह सकते हो कि माहौल हो पूरा इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के लायक, और वो माहौल का मतलब है कि निवेशक के लिए जो आवश्यक आधारभूत संरचना चाहिए वो भी देश में उपलब्ध हो। तो यहाँ पर मैं एक और पॉइंट लिख देता हूँ, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। जो बेसिक आधारभूत संरचना है कि रोड हो, कनेक्टिविटी हो ट्रेन की, एयरपोर्ट की, ताकि निवेशक को लगे कि भाई निवेश के बाद सामान पहुँचाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आधारभूत संरचना निवेशक को निवेश के लिए मोटिवेट करेगी। निवेश बढ़ जाएगा तो उत्पादन बढ़ सकता है। आप ये बताइए, भारत में बचत लोग करते हैं कि नहीं? करते हैं ना? कुछ लोग कम, कुछ ज़्यादा, वो नंबर्स में मैटर नहीं करता, वो जिसकी जैसी क्षमता। हर व्यक्ति अपने भविष्य का ध्यान रखता है। लेकिन जिस हिसाब से बचत दर बढ़ती है उतना निवेश नहीं बढ़ता। कारण क्या है? उसका एक बड़ा कारण हो सकता है कि लोग बचत तो करते हैं लेकिन घर पे रखते हैं कैश, वो बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं, घर पे ही कैश डिपॉजिट कर लेते, रख लेते हैं, जमा कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे बोल देता हूँ कि अगर हम वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दें, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दें, वित्तीय समावेशन बढ़ने का मतलब अब ये आपको पढ़ा दिया है। वित्तीय समावेशन का तात्पर्य है कि अधिकांश लोगों को प्रचलित वित्तीय व्यवस्था से जोड़ा जाए, और यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो उसका टारगेट होगा, उससे क्या होगा कि लोगों की बचत करने की आदत बढ़ेगी एक तो, और वो बचत फिर बैंक के माध्यम से निवेश में कन्वर्ट हो पाएगी। तो वित्तीय समावेशन को बढ़ा करके
ना केवल बचत करने की आदतों को बढ़ाया जा सकता है प्रवृत्ति को, बल्कि बचत से निवेश और फिर उत्पादन, परिणाम स्वरूप आर्थिक समृद्धि। क्लियर हो रहा है? देश में पर्याप्त मात्रा में श्रम उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए? कारक। कितने? चार में से एक महत्वपूर्ण कारक श्रम। तो यदि श्रम उपलब्ध होगा तो उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन श्रम अगर कुशल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ श्रम की कार्य कुशलता। अगर श्रम कुशल है, कार्य कुशल है पूरी तरह से, तो उत्पादन की रफ्तार और बढ़ जाएगी। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी अवेलेबल है, तकनीक, तो उत्पादन की रफ्तार और बढ़ जाएगी। अब ये देखिए मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, और भी बहुत सारी बातें बनाई जा सकती हैं, लेकिन पहले इनको इकट्ठा एक बार कर लेते हैं। हमसे कोई पूछे कि बताइए देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो हम इसमें से आंसर बना रहे हैं। हमारे दिमाग में इस कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आर्थिक समृद्धि कब बढ़ती है? जब प्रति व्यक्ति आय, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए पहले राष्ट्रीय आय बढ़ानी होगी, और राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए क्या करना है? उत्पादन बढ़ाओ। तो उत्पादन बढ़ाने के कौन कौन से कारक हो सकते हैं, अगर हम ये जानते हैं तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। क्या क्या कारक हो सकते हैं? सबसे पहला, बचत दर बढ़ाओ। बचत को निवेश में कन्वर्ट कराने के लिए वित्तीय समावेशन, फिर निवेश दर बढ़ाने के लिए व्यापार सुगमता, फिर आधारभूत संरचना की उपलब्धता, श्रम की पर्याप्त उपलब्धता और उसकी कार्य कुशलता, भूमि की उपलब्धता, फिर तकनीक का विस्तार, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी देश में होनी चाहिए। इस प्रकार आप देखोगे कि आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अनेक कारक जिम्मेदार हैं। कोई एक कारक नहीं होता जिसकी वजह से हम कहते हैं इकोनॉमी ग्रोथ करेगी या कर सकती है या कर रही है। अगर आप इकोनॉमी की ग्रोथ को और तेज करना चाहते हो तो आपको इन कारकों का सम्मिलित सहभागिता चाहिए। इसमें शुरुआत होती है बचत से। मेंस में यूपीएससी एक बार इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है। कहने के लिए टॉपिक पीटी का, जो मैं आज आपको पीटी के कोर्स में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये मत मानिएगा केवल पीटी में ही काम आता है। जब आप मेंस का सिलेबस करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपको ये सारे शब्द वहाँ शब्दावली बन जाएंगे। पूरा राष्ट्रीय आय का चैप्टर ही वहाँ पे सीधा सीधा शब्दावली की तरह प्रयोग हो रहा होगा। तो ये जानकारी ऐसा नहीं कि केवल पीटी में काम आएगी। इतना तो मुझे लगता है आपको समझ लेना चाहिए कि सारा सब्जेक्ट आपस में सिलेबस भी लिंक है। तो आर्थिक समृद्धि के या राष्ट्रीय आय के कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से वो कारक हैं जो राष्ट्रीय आय को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे इसी में और डाल सकते हैं कि नीतिगत जो व्यवस्था है, सरकार की नीतियां बनाने की प्रणाली, नीतियों को लागू करने की व्यवस्था, वो भी आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करेगी। सही है? तो अगर नीतियां ठीक होंगी, अगर दूरगामी नीति होगी, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी। देखिए, कभी भी राजनीतिक शब्दों का प्रयोग ना करें। किसी पार्टी का नाम नहीं लिखना है, बोलना नहीं है, किसी भी पार्टी के ऊपर आपको कमेंट नहीं करना है। कारण आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप डीएम बनना चाह रहे हैं, है ना, तो वो पॉलिटिकली न्यूट्रल होता है, और वही आपको नेचर अभी से डेवलप करना होता है। आपको लिखना भी कभी पड़े, कभी आपको लगे सर ये सब पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है, तो उसके लिए आप राजनीतिक इच्छा शक्ति या राजनीतिक मतभेद ऐसे शब्द यूज कर सकते हैं, लेकिन नाम नहीं, किसी व्यक्ति या किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं। तो मैं कह रहा था कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो देश में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कई कारकों को जो जिम्मेदार हैं उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है। जैसे आप देखोगे, निवेश की मैं बात कर रहा था निवेश की मैं बात कर रहा था, तो उसमें विदेशी निवेश भी हो सकता है और घरेलू निवेश भी। तो यदि विदेशी निवेश को बढ़ावा दे दिया जाए मेक इन इंडिया के द्वारा, तो भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है। और राष्ट्रीय आय में वृद्धि के कारकों को जानने के लिए हम एक बार इस चार्ट को भी देख सकते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के कारक कौन कौन से हैं, प्रभावित करने वाले कारक। तो ये वही कारक हैं जो मैंने अभी आपको समझाए, जैसे बचत एवं निवेश दर, श्रम की कार्य कुशलता। आर्थिक समृद्धि के अन्य कारक भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कारकों के नाम लिखे हैं, जैसे पूंजी निर्माण, पूंजी उत्पाद अनुपात, मानव पूंजी निर्माण, श्रम की सहभागिता दर, या फिर आप कह सकते हैं कि तकनीकी विकास। इनमें से कुछ शब्द हैं जो अभी हमने पढ़े नहीं हैं, खासकर इस साइड जो मैंने शब्द लिखे हैं ये आपने अभी नहीं पढ़े हैं, स्पेशली पूंजी निर्माण, पूंजी उत्पाद। तो इन शब्दों की जानकारी आगे आने वाली कक्षाओं में आपको मिल जाएगी, तो उसकी चिंता ना करें। लेकिन जो टॉपिक हम कॉन्सेप्ट समझ रहे थे कि आर्थिक समृद्धि किन कारकों से प्रभावित होती है, तो बचत दर, निवेश दर, श्रम की कार्य कुशलता, उद्यमशीलता, ये सब वो कारकों की लिस्ट है जिनके द्वारा आर्थिक समृद्धि दर प्रभावित होती है। तो निष्कर्ष ये निकला कि अगर हम इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ावा देना चाहते हैं, अगर हमें ग्रोथ को बढ़ाना है
तो इन कारकों की उपलब्धता और इन कारकों का अधिकतम दोहन करना होगा, तब हम आर्थिक समृद्धि को और तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात को कि आर्थिक समृद्धि के कौन कौन से कारक हैं, कौन से कारक आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करते हैं। ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे राष्ट्रीय आय के बारे में, और हमने समझ लिया था कि राष्ट्रीय आय का तात्पर्य क्या होता है। फिर हमने जाना था कि राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है। ये कुछ टॉपिक की इस तरह से हमने एक लिस्ट देखी थी कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ध्यान होगा आपको कि राष्ट्रीय आय का तात्पर्य, राष्ट्रीय आय की गणना क्यों की जाती है, महत्व क्या है, और उसके बाद हम पढ़ रहे थे आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, और हमने कारकों का भी एक फाइनली एक लिस्ट देख ली थी। ध्यान होगा आपको कि बचत सबसे मुख्य कारक है। बचत को बढ़ावा देंगे तो फिर अपने आप आगे निवेश में वृद्धि होने लगेगी। तो इस प्रकार से हमने अब तक इतना पढ़ लिया है। अब हमें आगे जानना है आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर और क्या संबंध होता है, और उससे फिर आगे की बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर समझ लेते हैं। देखिए, आर्थिक समृद्धि एक मात्रात्मक अवधारणा है। आर्थिक समृद्धि इंग्लिश वर्ड है इसके लिए ग्रोथ, और दूसरा वर्ड है आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आर्थिक समृद्धि या ग्रोथ एक मात्रात्मक अवधारणा है। मात्रात्मक अवधारणा का मतलब होता है इसकी कुछ मात्रा होती है, उसको गणना की जा सकती है। जैसे यदि हम बोलें कि इकोनॉमिक ग्रोथ 8% है, तो ये एक मात्रा है, एक नंबर है जिसको चेक किया जा सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ 8% है या 8 से कम है या 8 से ज़्यादा है। तो ये हुआ, इसको मात्रात्मक कहने का मतलब है कि इसकी नंबर्स में कैलकुलेशन संभव है, क्वांटिटी इसकी चेक की जा सकती है कितनी ग्रोथ हुई है। जबकि दूसरी तरफ आर्थिक विकास ये मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक अवधारणा भी है। मात्रात्मक तो है ही, लेकिन यहाँ पर गुणात्मक जो पक्ष है उस पर ज़्यादा बल दिया जाता है। गुणात्मक पक्ष का मतलब कि अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। आर्थिक समृद्धि का पता चलता है प्रति व्यक्ति आय से, यानी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर आर्थिक समृद्धि का मापन किया जाता है। ऐसा हमने पिछली क्लास में भी देखा कि जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी ग्रोथ बढ़ने लगेगी। लेकिन यदि किसी देश में पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम के साथ साथ अगर उस देश में नागरिकों का जीवन स्तर और सुधरने लगे, पर कैपिटा इनकम के साथ साथ वो तो हो, लेकिन साथ साथ नागरिकों का जीवन स्तर सुधरे, जीवन स्तर में कुछ बदलाव आए, वो उच्च स्तर की तरफ जाए, साक्षरता दर धीरे धीरे बढ़े, उस देश में गरीबी और बेरोजगारी दर में कमी आने लगे, वहाँ पर लिंग अनुपात में सुधार हो, वहाँ की जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं वो धीरे धीरे कम होने लगे, तो हम कहेंगे कि उन देशों के नागरिकों का जीवन स्तर सुधर रहा है, अर्थात अब वह देश आर्थिक विकास कर रहा है। तो जो विकास शब्द है, डेवलपमेंट वर्ड है, ये आर्थिक समृद्धि से कहीं व्यापक है। यहाँ पर मात्रा यानी क्वांटिटी तो होनी चाहिए कि ग्रोथ हो, पर कैपिटा इनकम की क्वांटिटी तो है, उसके साथ साथ जीवन के गुणात्मक पहलू पर ज़्यादा बल दिया जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं, अगर मैं इससे अगर रीजनिंग का स्टेटमेंट बनाऊँ तो ध्यान दें आप लोग कि अगर कोई देश ग्रोथ करेगा, ग्रोथ कब करेगा? जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। अगर कोई देश ग्रोथ करेगा तो ये आवश्यक नहीं है कि वो आर्थिक विकास भी कर रहा है, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए जीवन स्तर में सुधार जरूरी है। लेकिन हाँ, ऐसा कह सकते हो कि अगर कोई देश ग्रोथ करेगा उसके बाद ही संभव है कि वो विकास की तरफ आगे बढ़े। आर्थिक विकास करने के लिए नागरिकों के जीवन स्तर में आवश्यक सुधार होना चाहिए। दूसरे शब्दों में आप ऐसा कह सकते हो कि विश्व के कुछ ऐसे देश हो सकते हैं, विश्व में कुछ ऐसे स्थान हो सकते हैं जहाँ पर देश ग्रोथ तो कर रहे होंगे, वहाँ लोगों की इनकम में तो वृद्धि हो रही होगी हर साल दर साल, लेकिन वहाँ नागरिकों के जीवन स्तर में उतना तेज़ी से बदलाव नहीं आ रहा है। अर्थात वो देश केवल ग्रोथ कर रहे हैं, वहाँ विकास की गति बहुत धीमी है। ऐसे बहुत सारे खाड़ी देशों में स्पेशली है कि वहाँ लोगों की इनकम तो ठीक ठाक बढ़ जाती है, लेकिन उनके जो रहन सहन का तरीका है, जो उनका सामाजिक ढांचा है, उसमें पर्याप्त बदलाव अब तक नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से अभी वह बहुत पिछड़े हुए हैं, यद्यपि आर्थिक समृद्धि वहाँ पर पर्याप्त हो रही है। भारत में भी कुछ ऐसे राज्य हो सकते हैं, कुछ ऐसे स्थान हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ग्रोथ इनकम तो बढ़ा लेता है, लेकिन उसका बोलचाल का तरीका, उसकी जो
उसकी साक्षरता दर, या फिर कहें कि उस स्थान पर लिंगानुपात, या हम कहें कि उस स्थान की जो समस्याएं हैं, जात पात आदि की समस्याएं, अगर वो उसमें जकड़ा हुआ है तो हम कहेंगे अभी भी उस व्यक्ति का विकास नहीं हुआ है। तो अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए ग्रोथ आवश्यक है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि ग्रोथ के बाद प्रत्येक देश विकास कर जाएगा। तो यहाँ पर आप संबंध भी समझ रहे होंगे, अंतर है मात्रात्मक और वो है गुणात्मक मात्रात्मक दोनों। लेकिन संबंध क्या है, ग्रोथ के बाद ही डेवलपमेंट की प्रोसेस स्टार्ट होगी। पहले ग्रोथ करना जरूरी है, पहले इनकम बढ़ेगी तभी हम नागरिकों के जीवन स्तर में मूलभूत सुधार कर पाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि आर्थिक समृद्धि के बाद प्रत्येक देश आर्थिक विकास करेगा। अब आगे जब हम आगे के सिलेबस को पढ़ते जाएंगे तो हम लोग सामान्यतः ग्रोथ शब्द का प्रयोग करते हैं, और वो इसलिए कि ग्रोथ पर कैपिटा इनकम से बढ़ जाती है। आर्थिक विकास के लिए फिर कई सारे पहलू अभी हमने पढ़ने होंगे, तो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे गरीबी बेरोजगारी के बारे में बेसिक जानकारी हम यहाँ प्राप्त करेंगे, तो वो आर्थिक विकास से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है। मैं एक बार आपको परिभाषा फिर से सुना देता हूँ, क्योंकि उसके बिना आपको आगे पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी। तो राष्ट्रीय आय की क्या परिभाषा थी? उत्पादन, किसका उत्पादन? वस्तु और सेवाओं का, गुड्स और सर्विस का। कौन सी वस्तु है? तो अंतिम वस्तु। और इन दोनों का जितना उत्पादन हुआ उसका मौद्रिक मूल्य कितने वर्ष में उत्पादन? एक वित्तीय वर्ष में। एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है। ठीक है, हमने इतना कल पढ़ लिया था। लेकिन इस परिभाषा को हम जब डिस्कस कर रहे थे तो कुछ हिस्सा था जो अभी हमने पढ़ा है, कुछ हिस्सा बाकी है। क्या बाकी है एक बार देखें। अभी हम ये नहीं जान पाए हैं कि ये उत्पादन होता कहाँ है, कौन उत्पादन करता है। हमें अभी ये भी नहीं पता है कि मूल्य, मौद्रिक मूल्य तो है, लेकिन मैंने कहा था कि दो होते हैं, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ये सब क्या होता है उसको समझना है, तब जाके हम इस परिभाषा को पूरा कर पाएंगे। वित्तीय वर्ष होता है ये हमें पता है, वस्तुएं अंतिम वस्तु हैं ये भी हम जान गए थे कल, है ना। और उसके बाद हमने ये पढ़ लिए थे कि आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, यानी किन कारकों से हम राष्ट्रीय आय को बढ़ा पाएंगे, तो वो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। अब हमें देखना है कि उत्पादन कहाँ हो रहा है। एक और बात मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। हमने ये भी पढ़ लिया था कि कारक आय और हस्तांतरण आय में अंतर क्या है। कारक आय वह होती है जो उत्पादन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है, हस्तांतरण आय वह है जो किसी उत्पादन प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, जैसे विधवा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, ये सब हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। अब ये चूंकि पढ़ना है कि उत्पादन कहाँ होता है, तो इसको देख लेते हैं। उत्पादन कहाँ होगा? किसी भी देश की दो तरह की बाउंड्री हो सकती है। एक को हम कहते हैं भौगोलिक सीमा, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, और दूसरे का नाम है आर्थिक सीमा, इकोनॉमिकल बाउंड्री। भौगोलिक सीमा और इकोनॉमिकल बाउंड्री, आर्थिक सीमा। भौगोलिक सीमा सा बड़ा सिंपल सा है कि जो मैप में हमें बाउंड्री दिखाई देती है वो भौगोलिक सीमा है। भारत के मैप में आपको जहाँ जहाँ बाउंड्री दिखाई दे रही है, तो जैसे अगर हम बात करें इस तरीके से मैप में आपको दिखाई देता है कि नीचे इसके बाद फिर श्रीलंका आ जाएगा, तो ये हमारे मैप की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। लेकिन इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अलावा इकोनॉमिकल बाउंड्री भी होती है। पहले मैं इकोनॉमिकल बाउंड्री की एक छोटी आसान सी परिभाषा बता देता हूँ, फिर इसको और एलेबोरेट करेंगे। आर्थिक सीमा वह होती है जिस सीमा के अंतर्गत किसी देश की अर्थव्यवस्था को लाभ हो। किसी भी देश की या किसी भी राज्य की वह बाउंड्री, वह सीमा जो उस देश की या उस राज्य की आर्थिक गतिविधियों में लाभ पहुंचाए, आर्थिक गतिविधियों में भागीदार हो, उसे उस देश की आर्थिक सीमा कहते हैं। थोड़ा बहुत समझ आया? अभी समझ नहीं आया, एग्जाम्पल जब तक नहीं मिलेगा। आर्थिक सीमा को समझना है तो हम एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा, मान लेते हैं कि एम्बेसी बात करते हैं। एम्बेसी यानी दूतावास। भारत में दूसरे देशों की एम्बेसी है, इसी प्रकार भारत की एम्बेसी दूसरे देशों में भी है और उन देशों की एम्बेसी हमारे यहाँ है। अगर आपको इंडिया से अमेरिका जाना है तो आपको एम्बेसी से जाके वीज़ा लेना पड़ेगा। यूएस एम्बेसी में जाएंगे और वहाँ जाके आपको कहना है कि मुझे वीज़ा चाहिए और ताकि मैं अमेरिका जा सकूँ। और मैंने माना कि ये यूएस एम्बेसी दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित होने का मतलब ये भारत के मैप में यहाँ कहीं होगा,
तो भारत के मैप का हिस्सा है, ये जो एरिया है ये भारत के मैप का हिस्सा है। ध्यान दे, ये यूएस कंट्री नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ये यूएस की एम्बेसी है। अगर अमेरिका का दूतावास दिल्ली में स्थित है तो भारत की भौगोलिक सीमा है। क्लियर हुआ? भौगोलिक सीमा समझ गए आप, क्योंकि हमारे मैप का हिस्सा दिल्ली में है तो हमारे मैप का हिस्सा है। लेकिन जब आप वीज़ा के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कुछ आपसे फ़ीस ली जाए, कुछ फ़ी होती है वीज़ा की, हर कंट्री की अलग अलग हो सकती है। मैंने ऐसी रफली मान लिया कि आपसे 50,000 रुपये ले रहे हैं वीज़ा की फ़ीस के रूप में। तो 50,000 रुपये एक नागरिक से लिए अगर वो अमेरिका जाना चाहता है तो इसी प्रकार अगर मान के चलो एक वर्ष में अगर 1 लाख लोग अमेरिका गए तो 50,000 इंटू 1 लाख, इतना धन अमेरिका की एम्बेसी के पास पहुंच गया और वो डॉलर में कन्वर्ट होकर अमेरिका के पास पहुंच गए। अर्थात भारत में अमेरिका की जो एम्बेसी थी, इस एम्बेसी से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कुछ पैसा मिला, उसको कुछ आर्थिक हित पूरे हो रहे। तो हम क्या बोलेंगे, ये है तो भारत में, भारत के लिए भौगोलिक सीमा है, लेकिन यही एम्बेसी अमेरिका के लिए आर्थिक सीमा है। समझ पाए आप आर्थिक सीमा का तात्पर्य? फिर से देखें, आर्थिक सीमा वह होती है जिस सीमा से उस देश की अर्थव्यवस्था को कुछ लाभ होता है। तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को इस देश की, इस यूएस की एम्बेसी से लाभ हो रहा है, कुछ पैसा मिल रहा है। इसी प्रकार अगर अमेरिका में बात करेंगे तो अमेरिका में जो हमारी एम्बेसी है उससे हमें कुछ लाभ होता होगा, तो वो हमारे लिए आर्थिक सीमा है। आर्थिक सीमा का एक और दूसरा पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर, उसे हम बोलते हैं घरेलू सीमा, डोमेस्टिक बाउंड्री। हम आगे की क्लास में डोमेस्टिक बाउंड्री बार बार वर्ड यूज करेंगे। आर्थिक सीमा का पर्यायवाची भी कह सकते हो और थोड़ा सा आप कहें कि परिभाषा रूप में थोड़ा सा अंतर भी है। घरेलू सीमा मतलब जो अपने ही घर की सीमा हो, अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें। घरेलू सीमा का मतलब है किसी देश की वह सीमा जहां उस देश की संप्रभुता हो, या आप पॉलिटी में वर्ड पढ़ेंगे संप्रभुता। जैसे ये जो एरिया था, हमने यूएस की एम्बेसी की बात करी थी, ये यूएस की एम्बेसी भारत के मैप के अंदर थी, तो भारत के लिए क्या था, भौगोलिक सीमा। इस एम्बेसी से अमेरिका की इकोनॉमी को लाभ पहुंच रहा था, इसका नाम दे दिया हमने आर्थिक सीमा, अमेरिका के लिए आर्थिक सीमा। अब यही एम्बेसी, इस एम्बेसी के अंदर क्या डिसीजन लेना है, कब क्या किया जाएगा, कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता, इसका निर्णय अमेरिका की सरकार द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका की संप्रभुता है। और चूंकि इसमें अमेरिका की संप्रभुता है इसलिए हम बोलेंगे अमेरिका के लिए घरेलू सीमा। कुछ क्लियर हो रहा है आपको? अमेरिका की घरेलू सीमा क्यों? क्योंकि वहाँ पर निर्णय लेने का अधिकार अमेरिका की सरकार के पास है, अमेरिका के लिए वो घरेलू सीमा कहलाएगा, वहाँ अमेरिका की सरकार की संप्रभुता है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो एक बार दूसरा एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये एम्बेसी है, मैंने माना कि ये एम्बेसी हमारी कनाडा में है, और कनाडा में जो हमारी एम्बेसी होगी, तो एम्बेसी हमारी है तो निर्णय हम लेंगे, चूँकि कंट्री कनाडा है लेकिन निर्णय हम ले रहे हैं, तो हमारी संप्रभुता, अर्थात है ये एम्बेसी कनाडा में लेकिन ये हमारे लिए घरेलू सीमा है, भारत के लिए घरेलू सीमा कहलाएगी। या फिर पर्यायवाची के रूप में भारत के लिए आर्थिक सीमा है, क्योंकि भारत सरकार को यहाँ से कुछ आर्थिक लाभ हो रहा होगा। कनाडा के अंदर है चूँकि, इसीलिए वो कनाडा की भौगोलिक सीमा है। तो जिस देश के मैप में है उस देश के लिए भौगोलिक सीमा, और जिस देश की अर्थव्यवस्था को वहाँ से लाभ हो रहा है उस देश के लिए आर्थिक सीमा। आर्थिक सीमा और घरेलू सीमा सामान्यतः पर्यायवाची ही मिलेंगे। जैसे कि दूसरे देश में हमारा जो दूतावास है वो हमारे लिए घरेलू सीमा है, किसी भी देश में हो चाहे, क्योंकि वहाँ हमारी संप्रभुता होगी। तो अब मेरे ख्याल से आप घरेलू सीमा और भौगोलिक सीमा का अंतर समझ गए। क्योंकि यहाँ पर हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो हमें आर्थिक सीमा या घरेलू सीमा शब्द का प्रयोग करना है। आपने ये दो नाम सुने हैं, जीडीपी और जीएनपी। तो जीडीपी और जीएनपी की अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये जो घरेलू शब्द है यहाँ पर, जो डी फॉर डोमेस्टिक है, ये घरेलू शब्द घरेलू सीमा से ही संबंधित है। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप घरेलू सीमा शब्द समझ गए तो आपको जीडीपी समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। घरेलू सीमा किसी देश की वह सीमा जहाँ उस देश की संप्रभुता हो, और घरेलू सीमा, आर्थिक सीमा एक ही होती है। आर्थिक सीमा वह है जहाँ हमारी अर्थव्यवस्था को जहाँ से
लाभ मिल रहा हो। क्लियर। अब हम समझेंगे जीडीपी जीएनपी। अच्छा, जीडीपी जीएनपी को समझने के लिए हमें एक दो शब्द और चाहिए। जैसे एक और मैं शब्द पहले बता देता हूँ, फिर हम जीडीपी जीएनपी के बारे में बात करेंगे। एक शब्द है नागरिक, इंग्लिश वर्ड है नागरिक का सिटीजन, और दूसरा शब्द है निवासी। इसको पूरा वर्ड सामान्य निवासी बोल देते हैं, सामान्य निवासी, नॉर्मल रेजिडेंट। इसका इंग्लिश वर्ड है रेजिडेंट। अब रेजिडेंट और सिटीजन में अंतर होता है। अंतर क्या है? हम सभी लोग भारत के सिटीजन हैं, नागरिक हैं। कैसे पता चला हम नागरिक हैं? आधार कार्ड से नहीं, है ना। आधार कार्ड से नागरिकता का पता नहीं चलता है, गलती ना करें। आधार कार्ड तो आपकी पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। तो आधार कार्ड की बजाय हम नागरिक हैं ये पता कैसे चलता है? बर्थ सर्टिफिकेट से। आप पॉलिटी में पढ़ोगे कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में विस्तार से बताया गया। जैसे आप थोड़ा बहुत आपने सुना पढ़ा होगा कि जिसका जन्म भारत में हुआ भारत का नागरिक कहलाएगा। तो इस प्रकार अलग अलग नागरिकता के प्रावधान हैं। तो हम सभी लोग भारत के नागरिक हैं, लेकिन हम निवासी हैं या नहीं ये इस बात से पता चलेगा कि हमारी आर्थिक गतिविधियां कैसी हैं। आर्थिक गतिविधियां देखिए जरा एक बार इसको। यदि कोई व्यक्ति 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक भारत में आर्थिक गतिविधियां नहीं कर रहा है तो भारत का निवासी नहीं है। क्लियर हो रहा है? और यदि कोई व्यक्ति 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक भारत में आर्थिक गतिविधियां पूरा कर रहा है, आर्थिक गतिविधियों को मूर्त रूप दे रहा है, तो हम कहेंगे वो भारत का निवासी है, चाहे फिर वो सिटीजन हो या ना हो। थोड़ा सा समझ आया? एग्जाम्पल ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो सैमसंग कंपनी साउथ कोरिया की है, तो सैमसंग कंपनी ने साउथ कोरिया के कुछ लोगों को इंडिया में ऑफिस में अपने यहाँ पे रखा हुआ ताकि वो इंडिया के इस ऑफिस को देख रेख करें, प्रबंधन करें उसका। तो वो लोग क्या भारत के नागरिक हैं? नहीं, वो नागरिक हैं साउथ कोरिया के। लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय हो गया वो भारत में ही काम कर रहे हैं। यहीं पे उन्होंने कुछ फ्लैट किराए पर लेकर के यहीं रह रहे हैं, अपना डेली की जो गतिविधियाँ होती हैं, आर्थिक गतिविधियाँ, यानी उत्पादन भी यहीं कर रहे हैं, उपभोग भी यहीं कर रहे हैं। तो जब तक वो 1 वर्ष से अधिक समय अगर वो क्रॉस कर जाते हैं तो हम कहेंगे अब वो भारत के निवासी हैं, यद्यपि वो भारत के रेजिडेंट सिटीजन नहीं है। रेजिडेंट हैं, सिटीजन नहीं है। ऐसे ही आप सोचो कि मान लो भारत से किसी व्यक्ति को आईटी कंपनी ने, इन्फोसिस कंपनी ने भेज दिया अमेरिका कि वहाँ जाओ 2 साल तक तुम्हें वहाँ काम करना है, फिर वापस बुला लेंगे। ऐसा होता रहता है। खाड़ी देशों में तो बहुत ज़्यादा जाते हैं इंडिया के लोग। तो वो सभी लोग भारत के रेजिडेंट सिटीजन तो हैं, नागरिक हैं। भारत में जन्म हुआ था, भारत की नागरिकता है उनके पास, अभी भी पासपोर्ट उनके पास भारत सरकार द्वारा इशू किया गया। लेकिन चूंकि वो 1 साल से अधिक समय तक दूसरे देश में रह रहे हैं तो वो भारत के रेजिडेंट नहीं, और हम उनको क्या कहते हैं फिर? नॉन रेजिडेंट इंडियन, NRI बोलने लग जाते हैं। वो भारत के निवासी नहीं। अंतर क्लियर हुआ? हम सभी लोग भारत के सिटीजन हैं, और चूंकि हमारी सबकी, आप सबकी और मेरी भी आर्थिक गतिविधियां भारत में हो रही हैं, 1 वर्ष तक लगातार हम कभी बाहर नहीं रह रहे हैं, आर्थिक गतिविधि हमारी भारत में नहीं है, भारत से बाहर नहीं है 1 वर्ष से लगातार, तो हम क्या बोलेंगे कि हम लोग रेजिडेंट भी भारत के ही हैं, हम लोग सिटीजन भी भारत के हैं। क्लियर हो गया होगा आपको? अब मैं इसका निष्कर्ष एक बार बता देता हूँ। जरूरी नहीं है जो व्यक्ति भारत का सिटीजन हो वो भारत का निवासी भी हो, और ये भी जरूरी नहीं है जो भारत का निवासी है वो भारत का सिटीजन भी हो। अंतर क्लियर? एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको। क्योंकि हम यहाँ पर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो हमें सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति भारत का सिटीजन है या नहीं हम उसकी चिंता नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि कौन व्यक्ति भारत में आर्थिक गतिविधियाँ पूरी कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। अर्थात हम रेजिडेंट से संबंधित बात करेंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे, इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर केवल अर्थ से संबंधित बातें हो रही हैं। जो आर्थिक मुद्दों से संबंधित है उसकी बात करेंगे। निवासी है हो तो अच्छा है, सिटीजन हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमेरिका का नागरिक, अमेरिका का सिटीजन भारत में निवासी है तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वह भारत में आर्थिक गतिविधियां पूरा कर रहा होगा। तो 2 शब्द यहाँ पर क्लियर हो गए। कौन सी बाउंड्री है ये? एक तो घरेलू सीमा और दूसरा आर्थिक गतिविधियाँ यानी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो करेगा वो सामान्य निवासी है।
अब हम समझेंगे जीडीपी जीएनपी को। तो देख लेते हैं जीडीपी जीएनपी कैसे समझना है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस जीडीपी जीएनपी को समझने के संदर्भ में मैं चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेशन ख़राब ना हो आपका, क्योंकि शुरू में लगेगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बाद वो आसान हो जाता है। हाँ जी, ध्यान देते हैं इस पर। जीडीपी की फुल फॉर्म और जीएनपी की फुल फॉर्म तो मैंने बताई दी आपको। सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद हिंदी में, और इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखें, यदि कोई भी व्यक्ति यदि भारत की डोमेस्टिक बाउंड्री में प्रोडक्शन हो रहा है, मैंने ये सर्कल जो बनाया ये भारत की डोमेस्टिक बाउंड्री है, ठीक है, भारत की घरेलू सीमा। बाउंड्री वर्ड हटा देते हैं क्योंकि और भी बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। तो ये भारत की डोमेस्टिक बाउंड्री। अब पहले आप ये बताएं, क्या डोमेस्टिक बाउंड्री का मतलब भारत का नक्शा? नहीं, भारत के मैप से बाहर भी भारत की डोमेस्टिक बाउंड्री है या नहीं, घरेलू सीमा। तो मैंने अभी कहा था दूसरे देशों में हमारी जो एम्बेसी है वो हमारी घरेलू सीमा। तो भारत की डोमेस्टिक बाउंड्री में जितना भी उत्पादन होगा, उत्पादन किसका होगा वो हम पहले से जानते हैं, साइड में यहाँ लिख लेते हैं। उत्पादन किसका होता है? वस्तुओं और सेवाओं का। और उत्पादन के परिणाम स्वरूप आय कौन सी सृजित होती है? नाम कारक आय। ये बातें कॉमन है। उत्पादन कितने वर्ष का होता है? 1 वित्तीय वर्ष का। तो ये 3-4 शब्द कॉमन रहेंगे दोनों में, जीडीपी जीएनपी में, तो इसको यूज करेंगे। फिर से सुने, भारत की डोमेस्टिक बाउंड्री में जितना भी उत्पादन हुआ, उस उत्पादन से जो आय सृजित हुई, कौन सी आय? कारक आय। तो उस कारक आय का जब टोटल निकाला गया, 1 वर्ष का कारक आय का टोटल, तो उसे हम बोलेंगे भारत की जीडीपी है। चिंता ना करें, सब समझ में आ जाएगा। डोमेस्टिक बाउंड्री में जितना भी प्रोडक्शन हुआ वस्तु और सेवाओं का 1 वर्ष में, जब टोटल प्रोडक्शन हो गया, कुल आय निकाली, कारकों को कितनी आय हुई 1 वर्ष में, तो जो नंबर लास्ट में आया 1 करोड़, 1 लाख करोड़, जो भी नंबर आया वो नंबर कहलाएगा, ये 1 वर्ष की भारत की जीडीपी है। ठीक, और आगे समझते हैं। जब हम जीएनपी की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि आपको पता होगा सबको कि भारत के कुछ निवासी दूसरे देशों में काम करते हैं, है ना। जब वो दूसरे देशों में काम करेंगे तो पैसा अपना इंडिया भेजते हैं अपने परिवार को। भारत में दूसरे देशों से इंडिया में मनी आ रहा है। मान लेते हैं कोई अमेरिका में नौकरी कर रहा है, कोई सपोज चाइना में नौकरी कर रहा है, तो वो अपना पैसा इंडिया में भेजेगा। तो वो लोग जो अपना पैसा इंडिया में भेजेंगे तो उसको हम जीएनपी में शामिल कर लेते हैं। कौन लोग हैं वो? जो नागरिक भारत के हैं और चूंकि 1 वर्ष से पहले ही अपना पैसा भी भारत में भेज देते हैं, तो भारत के निवासी भी हैं, वो अपना पैसा इंडिया भेज देते हैं, इसलिए हम उसे किस में जोड़ देते हैं? जीएनपी में। और क्लियर करते हैं थोड़ा सा। जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो हम डोमेस्टिक बाउंड्री पर फोकस करते हैं। प्रोडक्शन कौन कर रहा है डोमेस्टिक बाउंड्री में? अब आप सोचें, आप जिस शहर में रहते हैं डोमेस्टिक बाउंड्री है वो हमारी? बिल्कुल है, भारत सरकार की संप्रभुता है। वहाँ पर भारतीय कंपनियां तो कार्य कर रही हैं, कोई हो सकता है कोई एक आध विदेशी कंपनी भी हो। आपके शहर में ना हो तो पड़ोस के शहर में होगी, है ना। जैसे सैमसंग का मोबाइल आपको सब जगह मिल जा रहा है, आईफोन सब जगह मिल जा रहा है, तो ये इनके जो हाउसेज हैं, स्टोरेज हैं, तो वो लगभग अब सभी शहरों में उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप कहेंगे भारत की डोमेस्टिक बाउंड्री में प्रोडक्शन कौन कर रहा है? भारतीय कंपनी भी प्रोडक्शन कर रही है, इंडियन कंपनी, और विदेशी कंपनियां भी भारत की डोमेस्टिक बाउंड्री में काम कर रही हैं। और इन दोनों ने मिलकर के जितनी कारक आय सृजित करी, उस कारक आय का टोटल जीडीपी कहलाएगा। क्लियर हुआ? 1 वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा में उत्पादित भारतीयों द्वारा और विदेशियों द्वारा जो टोटल कारक आय सृजित हुई, उस टोटल कारक आय को जीडीपी कहेंगे। और जब हम जीएनपी पढ़ रहे हैं तो जीएनपी पढ़ते समय हमें फोकस करना है, राष्ट्रीय लिखा है इंग्लिश में, राष्ट्रीय मतलब हमें यहाँ पर फोकस करना है केवल निवासियों पर। यहाँ देखें जीडीपी में कौन कौन लोग हैं, ये निवासी हैं और ये हमारे लिए गैर निवासी हैं। एक बार हम शब्द बोल रहे हैं भारतीय और विदेशी में, बोल लेता हूँ, बाद में इसको निवासी और गैर निवासी में कन्वर्ट कर देंगे।
तो भारतीय हो या विदेशी हो, दोनों ने मिलकर के जितना काराकाय सर्जित किया, कहाँ पर, डोमेस्टिक बाउंड्री में, तो काराकाय का टोटल जीडीपी कहला रहा है। तो पहले तो एक लाइन देखें कि यदि हम बात करें कि भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा दो, तो विदेशी निवेश अगर भारत में ज़्यादा आएगा तो प्रोडक्शन करेगा। कहाँ प्रोडक्शन करेगा, बोलिए, कहाँ प्रोडक्शन करेगा, डोमेस्टिक बाउंड्री में। और जैसे जैसे डोमेस्टिक बाउंड्री प्रोडक्शन होगा तो हम क्या बोलेंगे, इसकी वजह से भारत की जीडीपी बढ़ रही है। तो विदेशी निवेश के अधिक आगमन से भारत की जीडीपी को लाभ होगा। कारण समझ आया क्यों लाभ होगा, क्योंकि विदेशी निवेश जो प्रोडक्शन करता है वो घरेलू सीमा में करता है। इधर इसको समझ लेते हैं, ये भी हमने ज़्यादा समझा नहीं, इस पर ध्यान देते हैं। जब हम जीएनपी पढ़ते हैं तो जीएनपी पढ़ते समय हमारा फोकस होता है कि राष्ट्रीय अर्थात निवासी लोगों पर, आसान भाषा में बोलूँ तो भारतीय लोगों को। जो भारतीय हैं वो पहले से, देखें मैंने इसमें लिखा है कि मान लो ये जीडीपी है, जीडीपी में भारतीय लोग भी थे, इंडियन भी थे और विदेशी लोग भी थे, दोनों मिलकर उत्पादन कर रहे थे। कुछ भारतीय लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, इंडियंस हैं लेकिन विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। जब हम जीएनपी कैलकुलेट करते हैं तो विदेशी लोगों की इनकम को यहाँ से हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस किया मैंने विदेशी लोगों को, क्योंकि जीएनपी में केवल और केवल भारतीय लोगों की इनकम काउंट होगी, कारक आय। ये तो आपको पता है इनकम कौन सी, फैक्टर इनकम। तो हमने यहाँ से विदेशी लोगों की इनकम को हटा दिया और जो इंडियंस दूसरे देशों में नौकरी कर रहे थे उनकी इनकम को जोड़ दिया। जीडीपी में भारतीय और विदेशी दोनों शामिल थे, उसमें थे विदेशी को हटा दो और उसमें उन इंडियंस की इनकम को जोड़ दो जो विदेशों में नौकरी कर रहे थे, तो बराबर जब रिजल्ट निकलेगा तो वो जीएनपी बन जाएगा। अभी मैं फार्मूला बनाऊंगा, आप चिंता ना करें, 2-3 बार इसको बताऊंगा, एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा समय लगता है, ऑफलाइन क्लास में जल्दी समझ में आ जाता है, ऑनलाइन में आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, 5-7 मिनट बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। जब हम जीडीपी पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस होता है बाउंड्री हमारी डोमेस्टिक होनी चाहिए, व्यक्ति चाहे इंडियन हो या विदेशी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब हम जीएनपी पढ़ रहे हैं तो इससे हमें जीएनपी पढ़ते समय हमारा फोकस होता है कि व्यक्ति इंडियन होना चाहिए फिर चाहे वो भारत की डोमेस्टिक बाउंड्री में नौकरी करे या फिर विदेशों में नौकरी करे। यानी जीएनपी पढ़ते समय हम ये देखते हैं व्यक्ति भारतीय होना चाहिए, बाउंड्री भारत की है, चाइना की है, अमेरिका की है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्लियर हुआ? और आसान करते हैं इसको, फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे और आसान हो जाएगा। देखें जीडीपी बराबर, जीडीपी में वर्ड तोड़ो, जी फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक बाउंड्री में कौन कौन होता है, भारतीय लोग हैं और विदेशी लोग। डोमेस्टिक बाउंड्री में दोनों हो सकते हैं और दोनों कौन सी आय सृजित करेंगे, कारक आय। कितने वर्ष की, 1 वर्ष की। कैसे सृजित करेंगे कारक आय, उत्पादन से। किसका उत्पादन, वस्तु और सेवा का। तो वो बात तो कॉमन है, उसको मैं बार बार बोल नहीं रहा। 1 वर्ष कारक आय उत्पादन के द्वारा वस्तु और सेवाओं का। तो जीडीपी में घरेलू सीमा में भारतीय और विदेशी दोनों लोग उत्पादन करते हैं। लेकिन जब मुझे जीएनपी निकालना है, जीएनपी मैंने कहा था केवल और केवल भारतीयों पर फोकस करें, तो कैसे निकालेंगे। जीडीपी में से विदेशी लोगों की आय को मैं माइनस कर रहा हूं। देखिए जीडीपी में कौन कौन थे, भारतीय भी थे और विदेशी भी थे। जीडीपी में से विदेशी लोगों की आय हटा दी तो कौन से लोग बचे। अब जीडीपी में 2 थे, विदेशी हटा दिया तो कौन से बचे, केवल और केवल भारतीय। ये तो वो भारतीय बचे जो घरेलू सीमा में काम कर रहे थे। अब उन भारतीयों की आय को जोड़ दो जो घरेलू सीमा के बाहर कार्य कर रहे हैं। समझ आ रहा है आपको। जीडीपी में से विदेशी लोग हटा दिए, कहाँ काम कर रहे थे विदेशी, घरेलू सीमा में। ये रहा जीडीपी ऊपर लिखा है, घरेलू सीमा में दोनों थे। तो घरेलू सीमा में से अगर इस विदेशी को हटा दिया तो घरेलू सीमा में भारतीय तो बच गए। अब कुछ भारतीय ऐसे हैं जो घरेलू सीमा के बाहर हैं, उनकी इनकम को यहाँ जोड़ दिया। तो क्या बना फाइनली, जीडीपी विदेशी लोगों की इनकम हटा दी, भारतीय लोगों की इनकम जोड़ दी। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, नाम आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हिंदी में आएगा शुद्ध, नेट शुद्ध, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। अब्रॉड विदेशों से प्राप्त कारक आय, कौन सी आय,
विदेशी लोग भी कारक आय सृजित करते हैं, भारतीय लोग भी कारक आय सृजित करते हैं। तो दोनों की जितनी नेट कारक आय बची उसको यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पर साइन प्लस माइनस दोनों हो सकता है। अगर वो भारतीय लोग बाहर से ज़्यादा ला रहे होंगे तो प्लस हो जाएगा, और विदेशी लोग ले जा रहे होंगे ज़्यादा तो ये माइनस में चला जाएगा, और इधर बराबर में जीएनपी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। अब चूंकि यहाँ मैंने विदेशी भारतीय ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, ये मैंने आपको समझाने के लिए प्रयोग किया है। सही मायनों में देखा जाए तो यहाँ विदेशी और भारतीय ऐसे शब्द नहीं लिखते हैं। यहाँ पे हम कौन से शब्द लिखेंगे, तो जो भी आपको समझाए थे उन शब्दों का प्रयोग करेंगे, निवासी और गैर निवासी। जो भारतीय हैं उसके लिए हम शब्द यूज़ करेंगे निवासी, इनकी आर्थिक गतिविधियाँ भारत में हो रही हैं। ये विदेशी लोग जो भारत में प्रोडक्शन तो कर रहे थे, लेकिन इनकी आर्थिक गतिविधियाँ एक साल लगातार भारत में नहीं होती, ये बीच में कुछ पैसा अपने देश भेज देते हैं, तो ये हमारे लिए बन जाते हैं गैर निवासी। ऐसे ही देखेंगे यहाँ पर, ये जो इंडियन लोग जो विदेशों में नौकरियाँ कर रहे हैं, ये एक साल से पहले कभी ना कभी अपना पैसा कुछ भारत भेज देते हैं, तो ये हमारे लिए बन जाएंगे क्या, निवासी, और ये विदेशी हमारे लिए गैर निवासी। क्लियर हुआ? अब अगर आप समझ पा रहे हैं तो मेरे साथ साथ एक बार फॉर्मूला बोल करके देखिएगा, समझिएगा। बाकी तो पीडीएफ में लिखा मिल ही जाएगा, लेकिन देखना, अगर मुझे जीडीपी का फार्मूला बोलना हो तो जीडीपी का फार्मूला क्या है? पहली बात तो ध्यान रखना, घरेलू सीमा में होना चाहिए जो भी कुछ हो। तो घरेलू सीमा में निवासियों द्वारा सृजित कारक आय, सृजित क्रिएट की गई कारक आय, किनके द्वारा? निवासियों द्वारा। कहाँ पर? घरेलू सीमा में, प्लस घरेलू सीमा में गैर निवासियों द्वारा सृजित कारक आय, दोनों एक वर्ष की हैं। तो ये बना किसका फार्मूला? जीडीपी का। ऐसे मुझे यहाँ पे जीएनपी का फार्मूला बोलना हो तो जीएनपी के लिए क्या बोलना पड़ेगा फार्मूला? देखो यहाँ से बना लेते हैं। अब ये बन गए निवासी और वो थे गैर निवासी, दोनों ने कहाँ आय सृजित की थी? घरेलू सीमा में, जो मैंने अभी आपको फार्मूला बोल के बताया। अब मुझे यहाँ पर फार्मूला बोलना हो जीएनपी बराबर, तो जीडीपी माइनस, विदेशी को क्या बोलेंगे? अब देखिए, पढ़ के देखिए मेरे साथ, जीडीपी माइनस गैर निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में सृजित कारक आय, प्लस निवासियों द्वारा घरेलू सीमा के बाहर सृजित कारक आय। घरेलू सीमा के बाहर, अब आप कहेंगे सर घरेलू सीमा के बाहर का मतलब? जैसे इन्फोसिस का कोई ऑफिस है अमेरिका में, वहाँ अमेरिका की संप्रभुता है, भारत सरकार की संप्रभुता नहीं, तो वो हमारी घरेलू सीमा नहीं है। लेकिन इन्फोसिस कंपनी वहाँ से जो पैसा भेजेगी वो भारत के लिए कहाँ काउंट होगा? तो जीएनपी में जुड़ेगा। समझ आ रहा है? सैमसंग कंपनी साउथ कोरिया की थी, और सैमसंग कंपनी अपने देश वापस पैसा भेजेगी, तो सैमसंग कंपनी जितना पैसा अपने देश भेजेगी तो वो उस देश के लिए जीएनपी बन जाएगा। हम उसे अपनी जीडीपी में से माइनस कर लेंगे और साउथ कोरिया उसे अपनी जीएनपी में जोड़ लेगा, जैसे हम जोड़ लेते हैं। क्लियर हुआ? फॉर्मूला क्या बना? जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस गैर निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में सृजित कारक आय, प्लस निवासियों द्वारा घरेलू सीमा के बाहर सृजित कारक आय, और फाइनली दोनों को मिला के जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फॉरेन इनकम नहीं, फैक्टर इनकम, हिंदी में कारक आय, शुद्ध कारक आय। कारक आय क्यों बोला? ये आपको पता ही है कि चाहे विदेश में नौकरी करिए, भारत में कारक आय ही सृजित होगी। कारक आय उत्पादन प्रक्रिया का परिणाम होती है, ये आप जानते हैं। तो कारक आय जो सृजित हुई उसका नेट निकाल लिया गया, तो आंसर आ गया जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको डाउट लगे तो एक बार इस चित्र को देख करके और क्लियर हो जाता है कि डोमेस्टिक बाउंड्री में दोनों लोग ही होते हैं। जब जीएनपी निकालते हैं तो केवल निवासी रखना है, इंडियन रखना है, फॉरेन को हटा दो, बाहर वाले जो इंडियन है उनको जोड़ दो, आसान हो जाता है। हम लोग ये जान गए कि जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या है और संबंध क्या है ना? ये अंतर संबंध बन रहा है यहाँ से। अब एक बात और बनती है कि ये जो जीएनपी जीडीपी, इसके अलावा भी तो शब्द होते हैं, जैसे एनडीपी, एनएनपी, है ना? उनका मतलब क्या है? उन शब्दों को जानने से पहले हम लोगों को ये जान लेना होता है पहले कि चूंकि हम राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय की गणना में चारों कारकों का प्रयोग हो रहा है, और एक कारक है जिसका नाम है
पूंजी, कैपिटल, मशीन। मशीनों की जो आज वैल्यू है उसे हम बोलेंगे, नई मशीन की जो वैल्यू उसे हम बोलेंगे ग्रॉस वैल्यू। लेकिन मशीनों में कुछ डेप्रीशिएशन हो जाता है, डेप्रीशिएशन, मूल्य ह्रास, और जो शेष वैल्यू बचती है उसे हम नाम देते हैं नेट वैल्यू। भाई मशीनों का जैसे जैसे प्रयोग करेंगे उनमें कुछ वियर एंड टियर होगा, कुछ घिसावट होगी उनके पार्ट्स में, तो उस घिसावट को हम डेप्रीशिएशन का नाम दे रहे हैं, क्योंकि जितनी घिसावट ज़्यादा होगी मेंटेनेंस कॉस्ट उतनी बढ़ जाएगी, और फाइनली जो आएगा आंसर वो नेट वैल्यू निकल के आया। तो ये एक और फार्मूला बना, ये आगे काम आएगा भी। ग्रॉस वैल्यू यानी हिंदी में सकल मूल्य में से मूल्य ह्रास हटा दें तो निवल मूल्य आ जाता है। इंग्लिश वर्ड नेट वैल्यू और हिंदी में निवल मूल्य। कैसे आया आप समझ गए, क्योंकि मशीनों का डेप्रिसिएशन हटाया। और मशीनों का डेप्रिसिएशन क्यों हटाया, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में मशीनों की जो लाइफ है, जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है। एक और शब्द है यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट, हिंदी में साधन लागत। जो हम दो लागत की, दो मूल्यों की बात कर रहे थे वो भी समझ लेते हैं। दूसरा शब्द है बाजार मूल्य या मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस या बाजार मूल्य। ठीक है, इधर वर्ड है साधन लागत, दूसरा है बाजार मूल्य। साधन लागत और बाजार मूल्य में संबंध क्या है, अंतर क्या है देखें। किसी भी वस्तु या सेवा को उत्पादन करने की जो लागत होती है उसे साधन लागत कहते हैं। तो क्या होती है साधन लागत, चारों कारकों की लागत। सिंपल, उत्पादन करने में लागत किसकी होगी, कारकों की। कारक कितने, 4, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। तो चारों कारकों की लागत को हम साधन लागत कह रहे हैं। और जब उस वस्तु को बाजार में बेचने जाएंगे तो जिस मूल्य पर बेचा जाएगा उसे हम बाजार मूल्य का नाम देते हैं। लेकिन साधन लागत से बाजार मूल्य तक पहुंचने के बीच में देखें क्या क्या एक्टिविटी हो गई, तो समझें जरा कि साधन लागत में जब इसको बेचने जाएंगे वस्तु को तो सरकार कुछ टैक्स मांग लेगी, और वो टैक्स होंगे सारे इनडायरेक्ट टैक्स। वस्तुओं पर और सेवाओं पर जो टैक्स लगते हैं वो इनडायरेक्ट ही होते हैं। इसके बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है, बाद में जानकारी लेंगे। तो साधन लागत में मैंने टैक्स जोड़ दिया। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सरकार उस वस्तु विशेष पर सब्सिडी दे दे, खासकर कृषि से संबंधित वस्तुओं पर आती रहती है, तो सरकार ने यहाँ सब्सिडी दे दी, तो सब्सिडी को हमने माइनस कर दिया। जो शेष राशि बची वो शेष राशि मार्केट प्राइस है। फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ा, सब्सिडी हटा दी, जो शेष बचा वो बाजार मूल्य। इसे दोनों से क्या फार्मूला बनता है कि फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। मान लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स 20 रुपये था, सब्सिडी 5 रुपये थी, तो जो नंबर 15 रुपये बनेगा उसका नाम होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और बराबर बाजार मूल्य या मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स बराबर मार्केट प्राइस। क्लियर हुआ ये कैसे आया। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स मैंने माना था 20 रुपये और सब्सिडी 5 मान लूँ, तो जो 15 बचेगा उसको नेट वैल्यू है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर हम इसको ट्रांसफ़र कर दें उस तरफ, तो मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स बराबर फैक्टर कॉस्ट। तो ये दोनों में एक संबंध निकल के आ गया। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में एक रिलेशन बन गया। एक रिलेशन ये रहा, ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन हटाया था तो नेट वैल्यू। और एक अभी हमने पहला पढ़ा था कि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर हमसे कोई पूछता है कि ये बताइए जीएनपी और एनएनपी में क्या संबंध है, तो पहले तो संबंध जानने से पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और यहाँ पर है नेट नेशनल प्रोडक्ट। जो पहला एन है वो नेट है फुल फॉर्म में, एनडीपी में भी पहला एन नेट है। हमसे किसी ने पूछा फुल फॉर्म ये दोनों में डिफरेंस बताइए, जीएनपी और एनएनपी में अंतर क्या है। तो देखिए मेरा अंतर निकालने का अपना तरीका है। ये पी से पी कट गया है, इसी तरह से एन से एन कट गया। अब बचा क्या, मैथमेटिक्स का तरीका है ये। जी फॉर यहाँ क्या बचा, ग्रॉस, इधर एन फॉर क्या बचा, नेट। और ग्रॉस और नेट में अंतर क्या है, अभी अभी जाना था हमने। ये देखिए, ये ग्रॉस वैल्यू और ये नेट वैल्यू। ग्रॉस और नेट में अंतर क्या था, डेप्रिसिएशन का। तो हमसे किसी ने पूछा था
कि जीएनपी और एनएनपी में अंतर बताइए, तो ग्रॉस और नेट में जो अंतर है वही अंतर यहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन का। और समझ लेते हैं, अगर आपको डाउट लगा, थोड़ा समझ नहीं आया सर फिर से समझा दीजिए, जैसा आप ऑफलाइन क्लास में होता है ना, फिर से समझा दीजिए, फिर से समझ लेते हैं। हमसे किसी ने पूछा कि जीडीपी और एनडीपी सेम है या अंतर है, तो बिल्कुल अंतर तो है। ये पी से पी कट गया, ये डी डोमेस्टिक ये ख़त्म, जी फॉर ग्रॉस और एन फॉर नेट। तो ग्रॉस और नेट में अंतर क्या है? डेप्रिसिएशन। यानी अगर मैं पूरा फार्मूला लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन बराबर एनडीपी। तो ये याद नहीं रखने इतने फार्मूले, 3 फार्मूले अगर आपको पता हो तो उससे अंतर कभी भी निकाला जा सकता है। और एक फार्मूला देखते हैं, जैसे कोई पूछ रहा था कि ये बताइए कि जीडीपी मार्केट प्राइस, ऐसे नीचे लिखा होता ना एमपी मार्केट प्राइस, और दूसरा शब्द है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, सेम है क्या? नहीं, सेम तो नहीं है। तो देखें अब एक एक अक्षर कब तक काटेंगे? पूरा जीडीपी से जीडीपी कट गया, क्या बचा? मार्केट प्राइस। इधर क्या है? फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस तो हमने देखा था एक फार्मूला, ये रहा। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। तो जीडीपी एमपी मार्केट प्राइस और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में अंतर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो इस तरीके से हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। ऐसे अगर आपको कभी परिभाषा बनानी पड़े तो देखिए परिभाषा कैसे बनाएंगे। होगा क्या ना, कुछ समय बाद आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ेगा। जीडीपी एमपी एक शब्द है, दूसरा हो सकता है जीडीपी एफसी। अब एमपी और एफसी तो जान गए, ऐसे यहाँ पे जीएनपी के भी 2 होंगे, फिर एमपी एफसी, एनएनपी, इसमें भी एमपी एफसी लग सकता है, और एनडीपी। तो टोटल 8 शब्द यहाँ बन रहे हैं। आप सबकी परिभाषा रट नहीं सकते, संभव ही नहीं है। चाहे कितनी बार इस वीडियो को देख लीजिए, कितनी बार आप क्लास कर लीजिए, ये संभव ही नहीं कि आप रट लें। हम भी कभी नहीं रटते। तो अगर हमसे कोई अचानक से पूछ ले परिभाषा क्या है, तो परिभाषा क्रिएट करिए। देखिए मैं आपको क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, उस पर फोकस करिएगा। मान लीजिए हमसे किसी ने कहा कि जीडीपी एमपी की परिभाषा बोल के बताइए, तो याद तो नहीं है परिभाषा, कैसे बोलेंगे? देखिए मैं बना रहा हूँ परिभाषा। पहला वर्ड यहाँ पर P फॉर प्रोडक्ट। अब आप याद करें प्रोडक्शन किसका होता है, तो याद आ रहा है प्रोडक्शन किसका होता है? वस्तु और सेवाओं का, P खत्म। D फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक बाउंड्री होती है, और डोमेस्टिक बाउंड्री में कौन कौन लोग काम करते हैं? सोचिए भारत के बारे में, भारत की घरेलू सीमा में कौन कौन लोग उत्पादन करते हैं? तो निवासी भी करते हैं यानी भारतीय, और दूसरे लोग कौन? गैर निवासी, यानी जिसको हम विदेशी कह रहे थे आसान भाषा में, दोनों लोग काम करते हैं। जी फॉर ग्रॉस, हिंदी नाम सकल मूल्य, अर्थात अभी डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया गया, तभी ग्रॉस बोला है। एमपी का मतलब यहाँ लिख देते हैं, एमपी मतलब बाजार मूल्य, और बाजार मूल्य हम जानते हैं कि बाजार मूल्य में टैक्स पहले से जुड़ा ही होता है। और ये सारी प्रोसेस कितने वर्ष की है, तो ये भी हमें पता है शुरू से कि 1 वित्तीय वर्ष की प्रोसेस है। अब कोई हमसे कहे कि परिभाषा बोल के बताइए, तो परिभाषा बना सकते हैं। हो सकता है आपको शुरू में बनाने में टाइम लगेगा, 2-4 मिनट फालतू लग जाएंगे, कोई बात नहीं, रटना नहीं पड़ेगा। रटने की कोशिश भी नहीं करिएगा, नहीं तो जितना आपने बाकी सब्जेक्ट पढ़ा है ना वो सारा साफ हो जाएगा। देखिए क्या परिभाषा मैं बना रहा हूँ। 1 वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में निवासियों और गैर निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य जीडीपी एमपी कहलाता है। आपको लग रहा होगा सर आप बना रहे हैं ना परिभाषा, हमसे थोड़ी बनेगी, बन जाएगी। एक तो हमेशा नेगेटिव थॉट को दूर रखो, यही कहते हैं आप तो कर लेते, हमसे कैसे होगा? फिर तो आप आईएएस भी नहीं बन पाएंगे। वो आईएएस बन गया ना, आप थोड़ी बन सकते हैं। कहेंगे नहीं 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 सर बन सकते हैं, क्यों नहीं? तो फिर ये भी कर सकते हो, आईएएस बनने के ख्वाब दिख रहे हो, 2 मिनट रखवा करो ना, धैर्य नहीं छोड़ना। परिभाषा सुनो और मैं आपको बताऊंगा आपकी गलती क्या हो सकती है, वो भी दूर हो जाएगी। 1 वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में निवासियों और गैर निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य जीडीपी एमपी कहलाता है। अब जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सर हमसे नहीं बनेगी, हमसे गलती हो सकती है, तो देखिए गलती क्या हो सकती है। मैं आपको गलत बोल के भी दिखाता हूँ, खुद ही हंसी आएगी कि यार सर ये तो गलत बोल दिया आपने। जब मेरी गलती पकड़ सकते हो तो फिर आप अपनी भी गलती पकड़ पाओगे। देखिए मैं गलत बोल के सुनाता हूँ। 1 वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा में
उत्पादित निवासियों और गैर निवासियों का बाजार मूल्य, है ना। हंसी आएगी, इनका मूल्य थोड़ी है, मूल्य किसका है, वस्तुओं और सेवाओं का। ये तो उत्पादन करेंगे, तो आपको हिंदी की ग्रामर लगाना तो आता ही है कि इनके द्वारा उत्पादित, तो परिभाषा में गलती नहीं होगी। अब क्वेश्चन बनता है कि क्या ये परिभाषा एग्जाम में आएगी, तो यूपीएससी ये तो लिखेगा नहीं कि जीडीपी एमपी की परिभाषा बताइए, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जीडीपी एमपी से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए इसमें से, इसके अंतर्गत निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में सृजित काराकाय शामिल है। निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में सृजित काराकाय शामिल है, सही है। फिर दूसरा, इसमें गैर निवासियों द्वारा घरेलू सीमा के बाहर सृजित काराकाय भी शामिल है। अब घरेलू सीमा में ही होता है, बाहर तो इसमें शामिल ही नहीं है, घरेलू सीमा के अंदर वाला शामिल था, तो दूसरा कथन गलत हो गया। तो ऐसे चाहे जितने मर्जी कथन बन जाएं, आप सबको आंसर दे पाओगे। और जैसे मैंने इसकी परिभाषा बनाई, मैं आशा करता हूं कि आप ये पूरे 8 के 8 नाम की परिभाषा बना सकते हैं। जब आप एनडीपी की परिभाषा बनाएंगे तो नेट हो जाएगा, यहाँ ग्रॉस था, यहाँ नेट हो जाएगा, अर्थात डेप्रिसिएशन को हटा दिया। बाकी सब तो सेम है, 1 वर्ष रहेगा, उत्पादन वहाँ भी वस्तु सेवा का होगा, वहाँ भी घरेलू सीमा होगी, वहाँ भी निवासी गैर निवासी होंगे, तो आपको कठिनाई नहीं होगी। अभ्यास करने की ज़रूरत है। जीएस को ना आप थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच से पढ़िए। जैसे मैंने इसको अभी आपको जो पढ़ाया, ये मैथमेटिकल अप्रोच है, उससे आपको कभी मुश्किल नहीं लगता। डेरिवेशन करना आसान है, और याद कहें कि फॉर्मूले रट लो, तो फॉर्मूले रटना संभव नहीं है।